करूंगी। गाइस मैं यही हूं, मैंने 1 मिनट म्यूट करा था कि सब लोग आ जाए, मैंने 1 मिनट म्यूट करा है। कैसे हो भाई लोग, कैसे हो सब लोग, जल्दी से आ जाओ। बड़े दिनों के बाद मिले हैं हम लोग गाइस, बड़े दिनों के बाद मिले हैं हम लोग। ग्रेट टाइम गाइस, ग्रेट टाइम। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से आ जाओ, मैं 1-2 मिनट रुका हूं। चलिए, अरे हो तो गया कुसुम बेटा जी। अरे माता जी, मैथ्स का मैंने चालू कर दिया बेटा, मेरा कल लाइव सेशन है। मेरा कल मैथ्स का लाइव सेशन है बेटा, मेरा कल मैथ्स का लाइव सेशन है ना बेटा, क्यों दिल पे ले रहे तुम लोग? ठीक है, मैं ले रहा हूं बेटा जी लाइव। मेरा कल भी लाइव सेशन, आज चैप्टर 1 के इकोनॉमिक्स का मैंने रिवीजन डाल दिया। मैंने आज चैप्टर 1 के इकोनॉमिक्स का रिवीजन डाल दिया, अभी नोट्स भी उसके शेयर कर रहा हूं। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? और बोलो यार, तुमको क्या चाहिए यार, तुमको क्या चाहिए, तुम ये बताओ बस। ठीक है, चलो शुरू करेंगे बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को हम लोग। चलिए शुरू करेंगे गाइस। चलिए आ जाएंगे एक बार सब लोग। 1 सेकेंड लास्ट रुक जाओ। चलिए गाइस, अरे यार माता, जाते थे बस बॉटल देके जाए मेरे को यार। चलिए सरकार, चलिए गाइस शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को हम लोग। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, भाइयों और उनकी बहनों। ठीक है, भाइयों और उनकी बहनों। ठीक है सरकार, चलिए सर शुरू करें। यस सर, चलिए सर शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को हम लोग विद द चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। सर हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं मॉड्यूल से। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक बात लेके आना चाहता हूं चैप्टर को चालू करने से पहले। सर ये चैप्टर पहली बार हो रहा है, ठीक है, ये चैप्टर पहली बार हुआ है आईसीआई के अंदर, ये नया चैप्टर है। आज तक इस चैप्टर के ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं था। आज तक ये चैप्टर आप मान के चलो कि हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं था, ठीक है, ना ही पहले था, और अभी ये फाइनली ये चैप्टर नया है। मतलब सर क्या ये चैप्टर पुराना है? नहीं सर। अच्छा, इस चैप्टर की मैंने 1-2 बार रिकॉर्डिंग करी थी, बट आज मैं लाइव ले रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग करी थी। बट ठीक है, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है तो नहीं देती है, तो हम भी नहीं देने देते हैं, ठीक है। चलिए सर अब शुरू करते हैं। स्टेटस ऑन इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। देखो यार, कोई बात नहीं, देखिए सरकार,
चार्ट बुक आप लोगों को बेटा मैं रिवीजन के लिए बचा के रखी है मैंने, ठीक है। चलिए सर, तो यार देखिए स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं। देखो सर, देश बिटवीन द फर्स्ट एंड 17th सेंचुरी एडी इंडिया इज बिलीव टू हैव हैड द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशियंट एंड मिडिल वर्ल्ड। इट वॉज प्रोस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट। सीधे सर देखो, इतने ज्यादा बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब सर पहले ना हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, आपको पता होगा सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को। और सर वो वर्ल्ड की 1/3 या 1/4, सर ट्रस्ट मी, 1/3 to 1/4 सर इकोनॉमी मतलब उतनी वेल्थ को कंट्रोल करता था। एंड बहुत ही बड़े लेवल पे काम चलता था इंडिया का, जो कि बहुत ही बढ़िया था। मतलब इंडिया सर सोने की चिड़िया जो हम पढ़ते हैं, जो हम मूवीज में देखते हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सच्ची था, ठीक है। तो ये थी बहुत सर पुरानी बात। फिर आते हैं सर बॉक्स 1, एंशिएंट इकोनॉमिक फिलोसॉफी ऑफ इंडिया। क्या फिलोसॉफी है सर, एक एक चीज के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा पढ़ना चलेगा सर इसके अंदर, ताकि आपको समझ में आएगा। आई थिंक वॉइस इशू नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉइस इशू नहीं है। चलिए, यस सर, द अर्लीस्ट नोन treatise of an ancient economic philosophy is Arthashastra. कौन सी बुक है बेटा, अर्थशास्त्र। द पायनियर वर्क अट्रीब्यूट टू कौटिल्य, यानी चाणक्य नीति की बात चल रही है, तो चाणक्य नीति जो थी उसमें थी अर्थशास्त्र। जो बात है 321 to 296 BCE, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अर्थशास्त्र इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट in the genre of political philosophy. Okay sir, it is believed to be the kind of handbook of a king Chandragupta Maurya, the founder of Mauryan empire, containing directives as to how to regain region over the kingdom and encouraging direct एक्शन इन एड्रेसिंग पॉलिटिकल कंसर्न विदाउट रिगार्ड्स फॉर एथिकल कंसिडरेशन। मतलब सर मतलब ये जो पूरी कहानी है, ये सर चाणक्य नीति की बात चल रही है। चाणक्य नीति ये कब की बात है सर, ये बात है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे सीरियल्स भी चलते हैं, बहुत सारे वीडियोस भी चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, तब की बात है। मतलब पहली बार इन सब चीजों को तब डिस्कशन में किया गया था, इंडियन इकोनॉमी में तब बात करी गई थी। अर्था इज नॉट अ वेल्थ अलोन, अर्थशास्त्र ना, तो अर्था इज नॉट अ वेल्थ अलोन, रेदर इट एनकम्पेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। अर्थशास्त्र इज द साइंस ऑफ अर्था और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब सिर्फ पैसे की बात नहीं चल रही है, इंसानियत की हर एक चीज की बात चल रही है। विच इज प्राइमरी वेल्थ एंड सेकेंडरी द लैंड। मतलब अर्था का मतलब पहला तो पैसा है, दूसरा जमीन भी हो गई। द मेजर फोकस ऑफ द वर्क इज ऑन द मीनस ऑफ फ्रूटफुलनेस, मेंटेनिंग एंड यूजिंग लैंड। सब कुछ बढ़िया तरीके से होना चाहिए। कौटिल्य एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट agricultural initiative for an abundant harvest which goes towards filling the state treasuries। मतलब सर तब कौटिल्य जी ने कहा था कि भैया देखो यार, अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है, फिर आपको सारी चीजों को करना है, तो आपको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस विच वर चार्ज इक्वली फॉर प्राइवेट एंड स्टेट ओन्ड बिजनेसेस मस्ट बी फेयर। भैया उस समय क्या होता था, ऑब्वियसली बात है, जो स्टेट ओन्ड चीजें होती थी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अरे भैया सरकार की तो चीज है, सरकार क्या ही टैक्स लेगी, ऐसा उस समय का प्रिंसिपल हुआ करता था। अब ऐसे माना जाता था उस समय के प्रिंसिपल को, बट ऐसा अब होता है क्या? नहीं सर, अब ऐसा होता तो नहीं है। बीइंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी डाइवर्स discourse or areas such as politics, economics, military strategy, diplomacy, function of the states and social organization, Kautilya's writing relate to statecraft, political science। इन शॉर्ट सारी की सारी की बातें आ गई थी क्या? हाँ सर, इन शॉर्ट इसके अंदर एक ट्रू किंगडमशिप के बारे में बात करी गई थी, सारी की सारी चीजें बातें करी गई थी अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर। अब आगे बढ़ते सर, द एडवेंट ऑफ द यूरोप्स, मतलब जब यूरोपियंस यानी ये जो आपके अंग्रेज आए थे इंडिया के अंदर, उसकी बारे में बात चल रही है। देखो अंग्रेज जो आए थे वो 1600 में आए थे, इन द ईयर 1600। उससे पहले 1526, अच्छा 1526 भी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1526 वाज द ईयर जब पहली बार आपके ये लोग, क्या नाम है, बाबर, ठीक है, यानी मुगल्स। तो 1526 में बाबर आए थे। अच्छा, बाबर को बुलाने वाला एक गाजी नाम का बंदा था, जिसने मतलब मैं नाम बोल रहा हूं उसका, गाजी वाजी का जो भी नाम था उसका, क्या ही मतलब, गद्दारों का नाम रख के कोई मतलब भी नहीं है। एनीवेज, जो भी गद्दार था उसने बुलाया था बाबर को, और उसने इंडिया की तरफ उसका रुख बदलाया। अच्छा, बाबर उससे पहले लुटेरा था, इंडिया में आके बस गया, ये एक अलग बात है, उससे पहले वो लुटेरा था। तो देख रहे हो, मतलब हिंदुस्तान में कितनी अच्छी चीजें थी कि लुटेरे भी रुक गए थे,
पर ये अच्छी बात नहीं थी बट ठीक है। सो बाबर आया, उसके बाद देन आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1757 से 1857 एक्चुअली। 1857 वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब समझने की कोशिश करना सर, फर्स्ट फ्रीडम फाइट में कौन इन्वॉल्व थे? हमारे टोपे जी इन्वॉल्व थे, तात्या टोपे जी। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह के बहुत सारे जो नाम है ये सब। अच्छा, उस समय सिंधिया यानी जो मध्य प्रदेश का जो ग्रुप है, वो उस समय जो अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जो पिक्चर है उसमें दिखाया भी गया है कि बहुत सारे जो हमारे देश के राजा थे वो बिक गए थे। ठीक है, तो ये सब हुआ था 1857 में। नाउ 1857 तक का तो हमें पता है, हाँ सर। फिर 1858 में क्या हुआ? ऑफिशियली इंडिया को सौंप दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ, एक तरीके से वर्ड गलत होगा लेकिन बेच दिया गया। ठीक है कि भैया आज से तुम कमान संभालोगे। सर क्या लोग बदले? नहीं, कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का नाम बदल गया। उस समय शायद क्वीन एलिजाबेथ टू थी। ठीक है, तो सर 1757 से लेकर 1857 द फर्स्ट फ्रीडम वॉर ऑफ इंडिया वो हुआ। फिर 1858 में फाइनली इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। 1858 टू 1947 तक सर ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश पे राज किया। उसी बीच हम कहते हैं कि हमारा कोहिनूर चोरी हो गया, कोहिनूर लेके चले गए। जिन्हें नहीं पता है बता देता हूं, हमारे यहां से कोहिनूर लेके नहीं गए, हम खुद कोहिनूर दे के आए। आइए मैं आपको दिखा सकता हूं बेटा। सर आप इतना डिटेल में थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। हु गेव कोहिनूर टू ब्रिटिश? सिंह किंग कुलदीप सिंह। तो सिंह किंग मतलब सिख किंग, सॉरी सिंह बोल रहा हूं, सिख किंग दुलदीप सिंह जी जो है उन्होंने खुद सर जो हीरा था मतलब जो कोहिनूर था वो अंग्रेजों के हाथ में दिया था। आप चाहेंगे तो वैन, अब वैन गे भी लिख देता हूं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतनी इंग्लिश का, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1849 में, तो भैया जी 1849 में हमने खुद ने उन्हें दिया है। हम में ज्यादा ज्यादा लोगों को लगता है कि सर वो चोरी करके लेके गए, नहीं, हमने उन्हें खुद दिया है। मतलब ठीक है वो प्रेशर में हुआ है, सब एक अलग बात है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, दुलदीप सिंह जी की भी कोई इसमें कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा होगा, बट ठीक है। एंड मजे की एक आखिरी बात बताऊं, कोहिनूर के लिए कहा जाता है कि अगर किसी भी राजा के हाथ में वो रहा तो वो राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कि कोहिनूर पहली बार ऐसा हुआ है, कोहिनूर जिस जिस राजा के हाथ में गया है, ऐसा मान रहा था कि मुगल्स के हाथ में भी गया, इसलिए मुगल खत्म हो गए, तो वो कोहिनूर गया ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार हम इसे कैसे ले लें, क्योंकि ये तो राजा के हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने वो कोहिनूर रानी के मुकुट में लगाया। आप समझ रहे हो? तो वो कोहिनूर रानी के हाथ में लगा, वो रानी के मुकुट में लगाया, क्योंकि राजा उसे ओन नहीं कर सकता था, रानी उसे ओन कर सकती थी। एंड वन मोर थिंग, आज तो उसे मतलब आज वो शायद 1/3 हो गया है। मतलब कोहिनूर को इतना तराश दिया गया है, इतना शेप में ला दिया गया है कि वो जिस साइज का था उससे 1/3 हो गया। तो उसकी कीमत भी इतनी बच्ची नहीं, और उस समय बड़ी बात हुआ करती थी, बट ठीक है। चलिए, तो सर चल रहा था सर, सारी चीजें चल रही थी फॉरेनर हमारे अंग्रेजों की। अब अंग्रेजों ने देश में बहुत सारा धंधा भी करने की कोशिश करी, बहुत सारे बिजनेस बनाने की कोशिश करी, सारे मटेरियल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब वो क्या करते थे सर, वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिर इंडिया में आके वो चीजें बेचते थे। मतलब इंडिया से कॉटन लेके जाते थे, उसकी शर्ट बनाते थे, इंडिया में आके बेचते थे। इसीलिए हम लोगों ने मतलब गांधी जी ने एक वो किया था कि अब स्वदेशी मूवमेंट चालू किया था। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट था जिसमें उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि हमें अब हमारे देश की ही चीजों को इस्तेमाल करना है। क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, 10 रुपए की कॉटन लेके जा रहे हैं मान लो एक शर्ट के लिए, और वही शर्ट इंडिया में 30 रुपए में आके बेच रहे हैं, 40 रुपए में आके बेच रहे हैं। 10 रुपए की शर्ट जो इंडिया में 12-13 रुपए की होनी चाहिए थी, अंग्रेज उसी शर्ट को सर 40-50 रुपए बेच रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा पैसे ले रहे थे। ठीक है, द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर सब्जेक्टेड टू हैवी टैरिफ एंड इंपोर्ट्स वर चार्ज लोअर टैरिफ अंडर द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ फॉलोड बाय ब्रिटिश। इतना ही नहीं भैया, अगर हम माल बेचेंगे तो आपको बहुत टैरिफ लगेगा, मतलब टैक्सेस लगेगा, मान लो कस्टम ड्यूटीज आज की तारीख में, और अगर वो माल लेकर थे तो टैक्सेस कम लगता था। मतलब बहुत सारी चीजें थी। दिस मेड द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स रिलेटिवली कॉस्टलियर एंड इंपोर्ट चीपर। क्या हो गया भैया,
आप शर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब सुनो 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 सुनो, क्या आप शर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो? नहीं। लेकिन कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हो? हाँ। देख रहे हो, दिमाग तो बहुत चलाया उन छोटुओं ने, है ना? तो इस तरीके से पूरा का पूरा काम किया। द डैमेज डन टू द लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रोडक्शन स्ट्रक्चर हैड फॉर रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस। ये इतना बड़ा डैमेज है कि आज तक इंडिया रिकवर नहीं कर पाया। आज भी सर, अगर आप सोच के देखो, अगर उस समय हम अच्छे हो जाते एक्सपोर्ट के अंदर, तो आज भी हम अच्छे होते। इतना बड़ा डेंट दिया है हमें अंग्रेजों ने, आज तक हम इस डेंट से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट एंड absence ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच फोर्स मेनली टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवहुड। आज इंडिया की क्यों 50-70% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, ये इसका एग्जांपल है। The increased presence of land cost, subdivision and fragmentation of land holding substances framing reduce agriculture productivity and poverty। भैया उसके बाद भी बहुत सारा प्रेशर और जो सारे के सारे इश्यूज थे, उन्होंने और इशू दिया। मतलब पहले तो हमें एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट दिया, उसके बाद भी अच्छा नहीं था। The imports of cheap machine made goods from Britain and on overt shift of taste and fashion of Indian in flavor of imported goods। भैया सब लोगों को बुला रहे इंपोर्ट अच्छा है। आज भी हमारे दिमाग में क्या होता है, अरे अमेरिका का अच्छा है, अरे यूके का अच्छा है। क्यों है? हमें हमारे देश की चीज पसंद नहीं, हमें बाहर की चीज पसंद है। हम बाहर मुंह मारने के शौकीन है। ऐसा क्यों? ये तब की बात है, आज की बात नहीं है, इतनी पुरानी बात है। द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर, स्पेशली द जमींदारी सिस्टम, क्रिएटेड अ क्लास ऑफ पीपल whose interests were focused on perpetuity and British rule। सर सारी की सारी चीजों को इन्होंने अपने हिसाब से चलाया एंड बहुत ज्यादा कंट्रोल किया, सब ब्रिटिश रूल के हिसाब से चल रहा था। एक्सेस प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज the demand for land under tenancy and the zamindar got the opportunity to accept excise rents and other payments। भैया जमींदारी मतलब, जिन्हें नहीं पता मैं आपको बताता हूं, अगर आप कभी भी कोई भी पुरानी मूवी देखोगे ना, कभी भी कोई भी पुरानी मूवी देखोगे, वहां पे जमींदार को बहुत क्रूशल दिखा गया है, एकदम मतलब आतंकवाद का दूसरा नाम दिखाया गया है। यही पंडा बेटा। यस और नो? यस सर। एब्स्ट्रीन लैंडलॉर्डिज्म, हाई, भाई कितने भारी वर्ड्स हैं। इंडेप्टनेस, इंडेप्टनेस मतलब आपके ऊपर कर्जदारी, ठीक है, समझ में आता है लेकिन बोलने में दिक्कत हो जाती है। ऑफ एग्रीकल्चर टूरिस्ट, ग्रोथ ऑफ अ क्लास ऑफ एक्सप्लोरेटिव मनी लेंडर्स। मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, उस समय क्या होता था, अगर किसी, समझो इस बात को, अगर आज मैं अगर जमींदार हूं, मतलब मैं, मतलब आप मान लो मैं, मेरी जमीन है, ठीक है, तो अब मुझे उसमें खेती करनी है, मुझे पैसा चाहिए। मैं जाता था भैया किसी लैंडर के पास, अरे भैया पैसा दे दो। वो मुझसे मतलब पर बहुत पैसा लेता था। ऐसा माना जाता था कि, क्योंकि अब किसानों का तो मैं चच्चा होगा नहीं, ऐसा माना जाता था कि अगर किसी आदमी ने 100 रुपए का कर्ज लिया है, तो वो 400-500 रुपए भी चुका देता था ना, तो भी उसका कर्ज खत्म नहीं होता था, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को इतने अच्छे से प्लान किया जाता था, मतलब बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया गया था। इस तरीके से सर सारी की सारी चीजें चली। फिर आया मॉडर्न, सर फिर मॉडर्न, अच्छा ये सब तो पुरानी बात हो गई, हाँ सर। फिर आया मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ सर, इसके अंदर देश ग्रो करना चालू हुआ। मतलब पहले फर्स्ट 100 ईयर्स में, यानी 1957 टू 19 सॉरी 19 बोल रहा हूँ, 1757 टू 1858, सर इंडिया जो था पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के अंदर दबा हुआ था, पूरा का पूरा बर्डन में था। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आना चालू हुई। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने बनाना भी चालू किया। नाउ इमेजिन, रेलवे किसने बिछाया? सर अंग्रेजों ने। प्रधानमंत्री का घर या प्रेसिडेंट हाउस, तुम्हें पता है कि नहीं पता? प्रेसिडेंट, ये देखो बेटा, प्रेसिडेंट हाउस वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर? देखो 1912 शायद, यस देख लो, 1912 के आसपास बनाई है। 1912 से लेके 1929, आज भी प्रेसिडेंट वहीं रहते हैं बेटा, आज भी देश के प्रेसिडेंट वहीं रहते हैं। मतलब सर उस समय बहुत ज्यादा कॉटन मिलिंग के बारे में ग्रो किया गया, बहुत सारी चीजों को बढ़ाया गया और बहुत सारी चीजों को ग्लोबल लेवल पे लेके जाया गया। जूट मिल ऑल्सो एक्सपांडेड रैपिडली इन एंड अराउंड कलकत्ता in response to mounting global demand for ropes and other products, and Indian jute occupied a large share of international market share by the late 19th century। जूट में हम आगे थे, हम सर कॉटन में आगे थे, हमने इन सारी जगह बहुत ज्यादा काम किया। हम पेपर मिल में अच्छे थे, हम लेदर मेकिंग में थे, हम लोग राइस मिलिंग में थे। मतलब ये सारी की सारी चीजें उस समय डेवलप हो रही थी।
The producer goods industries, however, did not show high level of expansion. Perhaps the most important of the factors that lead to this state of affair was the pressure exerted by the English producer in matter of policy formulation to positive discourage the development of industries which were likely to complete this with those of English producer. मतलब सर सब अच्छा तो नहीं था? नहीं सर, बहुत सारे इश्यूज थे. अगर हम ज्यादा ग्रो कर जाते तो आज सर हमने, आपको बता दूं, टाटा ने यूके की सबसे अच्छी कार मेकिंग कंपनी जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया. यूके की सबसे बड़ी स्टील वाली कंपनी में, उसका नाम भूल रहा हूं, लेकिन उसको भी खरीद लिया. मतलब सर ये सारी की सारी चीजों को कर पाए. मतलब सर हम लोग बहुत ज्यादा तो ग्रो नहीं कर पाए, लेकिन हम अच्छे थे. हम क्यों ग्रो नहीं कर पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अगर ज्यादा ग्रो हो जाता तो देखो इतना डर तो था ना भैया यूके के अंदर कि यार आज नहीं तो कल मुझे इनको फ्री तो करना पड़ेगा. India's industrial growth was insufficient to bring in the general transformation in its economic structure. The share in the net NDP, मतलब net domestic production of the manufacturing sector, मतलब हमें पता है सर परसेंटेज बहुत ही कम था, बहुत कम ग्रोथ उस समय हमें मिल रही थी. ठीक है सरकार, ये हो गई पुरानी बातें, ये हो गई पुरानी बातें. ठीक है, ये हो गई पुरानी बातें. अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस. सर पोस्ट इंडिपेंडेंस कहा जाता है, हम लोग कहते हैं उसे लाइसेंस राज. तो क्या हुआ था सर? अब आप इमेजिन करो. ठीक है, अब सिर्फ 2 मिनट जस्ट हियर मी आउट. ठीक है, जस्ट हियर मी आउट, 2 मिनट से मेरी बात को सुनना. सर अभी अभी देश आजाद हुआ है. सर देश में, आप सिर्फ सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, आप जब सुनोगे तो आपको समझ में आएगा. अभी अभी देश आजाद हुआ है. अब आप देश के पहले प्रधानमंत्री हो. आज हम ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब सच्ची बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी को गाली देना मतलब अपने पिताजी को गाली देना. भैया तुम उस बंदे से प्यार करो, से नफरत करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाप बाप होता है भाई. बात तुम्हें गलत लगेगी लेकिन सच है. जैसे तुम्हारे पापा ने तुम्हें चॉकलेट नहीं दिलाई तो तुम रोड पे आ जाओगे क्या? पहला देश का आईआईएम कब आया? फर्स्ट आईआईएम इन इंडिया सर कब आया? आईआईएम कलकत्ता 1961. सर आज आप कितना ही मल्टीप्लाई कर लो, पहला आईआईएम कब आया था? 1961. पहला आईआईटी कब आया था? चलिए, फर्स्ट आईआईटी कब आया? 1951. आजादी के चौथे साल में हमने पहला आईआईटी खोल दिया था. आईआईटी के 13वें 14 साल 14th ईयर में हम लोगों ने आईआईएम खोल दिया था. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर तुम आंसर देना और फिर अपन डिस्कस करेंगे. सर अभी अभी देश आजाद हुआ है. ठीक है सर, ईयर था 1600 जब एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी. वो इंडिया में आई थी मसालों का बिजनेस करने के नाम से. अब वो इंडिया में आई थी मसालों का बिजनेस करने के नाम से, तो सर उन्होंने क्या किया? सर आए तो इंडिया में मसाले का बिजनेस करने के लिए थे, लेकिन पूरे के पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया. पूरे के पूरे देश के ऊपर, मतलब आप ये मान लो कि हालत खराब कर दी ना देश की. देश टेक्निकली 350 साल गिरफ्त में रहा. सर 1757 इज द ऑफिशियल ईयर वी एक्सेप्टेड. 200 साल तो अकाउंटेबल है. तो अब आप देश के पहले प्रधानमंत्री हो. अब आपके थॉट प्रोसेस क्या होगी? आप क्या किसी प्राइवेट कंपनी को बहुत बड़ा बनने दोगे? नहीं. क्यों नहीं बनने दोगे? क्योंकि आपको पता है कि एक कंपनी अभी अभी देश में आई थी सर, इस नाम से कि हम लोग जो है सबसे बड़े बन जाएंगे, लेकिन मतलब हम स्पाइसेस का बिजनेस करेंगे. लेकिन क्या उन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर लिया? हाँ सर. सर देश के पहले प्रधानमंत्री की तरह सोचेंगे सर. फिर जब पहले देश के प्रधानमंत्री हुए, अच्छा उनका जो ड्यूरेशन रहा वो रहा 16 साल का. जैसे उनका ड्यूरेशन खत्म होता है, यहां से चाइना के साथ वॉर हो जाती है 1962. चाइना की वॉर खत्म होती है 1960 और हम चाइना के साथ वॉर हारे थे. 1962 इज द वॉर जो हम हारे थे. 1965 ठीक 3 साल बाद फिर से वॉर हो जाती पाकिस्तान के साथ, हम जीत गए थे. क्योंकि पाकिस्तान को लगा अगर चाइना ने हमें हरा दिया है तो हम भी हरा देंगे. अबे गधे, समझने के तो समझो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ. उसके बाद 1962 खत्म हुआ, 1965 खत्म हुआ, 1971 में फिर से वॉर. नाउ जस्ट हियर मी आउट वेरी क्लियरली गाइस. आप सिर्फ सोच के देखो कि क्या हुआ. 1971 में फिर से वॉर बन गई. नाउ अच्छा, इस बीच देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी
उनकी ताशकंद में डेथ हो गई। अब करवाई गई क्या हुई, ये सब डिस्कशन हमारी औकात के ऊपर का है ना, हमारे लेवल के ऊपर का है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए कि शास्त्री जी को किसी ने मरवाया होगा या किसी ने मारा होगा, मतलब ये सब बातें अपने आगे की बात है। व्हेन डिड इंदिरा गांधी जी बिकम पीएम? सर इसके बाद कहानी आई, इंदिरा गांधी नहीं मतलब पैदा हुई ठीक है बेटा, was an Indian political who served the third prime minister of India from 1966। आप सोचो 1965 में वॉर हुई, हाँ सर, इसके ठीक बाद तो ये देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है सर, ये देश के प्रधानमंत्री बन गए थे 1966 में, फिर 1971 में फिर वॉर हो गई, 1977 तक ये रहे, 5-10 साल देश थोड़ा स्टेबल हो ही रहा था, इतने में इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया। ये हमें पता है इसलिए हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। उन्हें मार दिया गया उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, आई थिंक 1984 में देश थोड़ा सा मतलब 1984 से पहले वी वर ऑन टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी साइड, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे थे, अचानक से दंगे चालू हो गए। मतलब जब दंगे होते हैं ना, मैं आपको सिर्फ समझाता हूं, सुनना मेरी बात को, दंगों का मतलब पता है क्या होता है, कुछ चमन लोग, मैं कहना कुछ और चाहता हूं, आप समझ जाते हो, कुछ चमन लोग ना एक बॉटल में डीजल भर के या जो भी होता होगा वो भर के आग लगा के किसी बस की तरफ फेंक देते, बस जल जाती है। एक बस होती है 30-35-40 लाख रुपए की से लेकर 1-1.5 करोड़ रुपए तक की। ठीक, अब आप सोचो वो बस जल गई, उस बस का नुकसान किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। अगर दंगे में सिर्फ 100 बस जली ना बेटा, अगर 1 करोड़ से मानता हूं ना, तो 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं। जो लोगों के घर जले, जो गाड़ियां जली, तो एक दंगे ने इंडिया को कर दिया बहुत पीछे। इसके बाद राजीव गांधी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और राजीव गांधी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर ही फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ह्यूमन बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट कर दिया जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन, दिस इज द पोजीशन ऑफ द कंट्री आफ्टर फर्स्ट this after the what it called लाइक इंडिया के बाद की ये पोजीशन है। इसीलिए 1991, अब सर 1991 में क्या हुआ, 1991 में इंडिया के पास पड़े थे सिर्फ 20 दिन का पैसा था, आपको पता, इंडिया के पास सिर्फ 20 दिन का पैसा था, वैसे तो 19 दिन का था बट ठीक है ना, 20-21 दिन का पैसा था। समझने की कोशिश करो, उस समय देश को बचाने वाले थे श्री मनमोहन सिंह जी, जिनके बारे में हम सब लोग जोक करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये वो लोग हैं जिनके बारे में जोक बनाने से पहले आदमी को अपनी औकात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप समझे हो थोड़ा सा। नाउ जस्ट थिंक कि आप देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हो, अच्छी बात है, आपके इतने सारे चैलेंजेस ऑलरेडी हैं। दूसरी बात सर 1991 में जब, अच्छा इससे पहले बता देता हूं, वो देश के वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उससे पहले वो देश के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। ठीक है, तो वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, तो उन्हें इकोनॉमिक्स के बहुत ज्ञाता है। एक वो है, एक रघुराम जी राजन है, ये 2-4 लोग हैं जिनको मैं बहुत पढ़ता हूं, जिन्हें मैं एडमायर कर सकता हूं। मतलब शिकागो में लेक्चर्स लेते हैं रघुराम जी राजन, वो इंडिया में होते तो उनकी इज्जत नहीं है, अमेरिका जाते तो बड़ी इज्जत होती है उनकी, है ना, फर्क होता है ना अंधभक्त और भक्त में, तो वाला सीन है। रघुराम जी राजन वही है जिनका कार्यकाल खत्म हुआ था और नोटबंदी हुई थी, उन्होंने पहले कर दिया था कि नोटबंदी नहीं करनी चाहिए, जो प्रूव भी हुआ। एनीवेज, अब आए हमारे मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह जी ने सबसे पहले कहा कि सरकार ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा, इतने लाइसेंस से नहीं चला सकते। सुनो, लाइसेंस राज यानी एक धंधा करने के लिए आपको बहुत लाइसेंस चाहिए। जब ये रूल बनाया गया वो भी देश की नीड थी सर, वो देश के लिए इंपॉर्टेंट था, वो देश के लिए रिक्वायर्ड था, वो देश की जरूरत थी। और जिस दिन ये हटाया गया, जब ये एक तरीके से खत्म कर दिया गया, वो भी देश के लिए जरूरी था, वो भी देश की नीड थी सर, वो भी देश के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था जब ये किया गया। ठीक है सर, तो उन्होंने देश में 2 सजेशन दिए, बोले देखो यार अब प्रॉब्लम तो आ गई है, तो हमें 2 तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, एक होगा शॉर्ट टर्म इलाज, एक होगा लॉन्ग टर्म इलाज। उन्होंने कहा
कंसीडर कि अभी देश का एक्सीडेंट हो गया है, क्या करोगे? बोले बहुत खून बह रहा है, तो बोले सबसे पहले तो खून रोकेंगे, दैट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म इलाज। फिर हम जहां हाथ कटा है, जहां फ्रैक्चर है, जहां टाके हैं वो लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म इलाज। तो शॉर्टकट जो शॉर्ट टर्म इलाज था उसमें हमने देश की जो इंडियन रुपीस थे उसकी वैल्यू गिरा दी, यानी डॉलर को ज्यादा मजबूत कर दिया, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म इलाज था उसमें हम एलपीजी लेके आए। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करेंगे। एट द टाइम इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज ओवरवेलमिंग, एक सेकेंड, rural inhabited by mostly illiterate people who were exceedingly poor. We had a deeply satisfied society characterized by extreme heterogeneity on many counts, with the literacy rate just above 18% and barely 32 years of life expectancy in 1951. अब इमेजिन करो, 32 साल जीता था एक आदमी, आज 64 साल से ज्यादा जीते हम लोग। 32 साल की उम्र थी। ये है फर्क, ये है फर्क। इंडिया poverty was not just in terms of national income alone, but also in terms of human capital. For historical reason, the Nehru model, which supported social and economic redistribution and internationalization directed by the state, came to dominate the post-independent Indian economic policy. सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डायरेक्शन वाज एट द कोर। अरे सुनो ना, मैं तुमको समझाया ना। हाँ सर, तो मतलब सारी तरीके से प्लान किया गया क्या? हाँ सर, सब कुछ प्लान किया गया। उस समय डिसाइड हुआ कि हम 5 ईयर प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं हमारी हर प्लानिंग 5 साल की होगी। मैं सिर्फ एक बार दिल से बोलूं, उस समय चाहते तो ये 5 ईयर प्लानिंग नहीं रखते, उस समय चाहते तो ये क्या बोलते उसको, डेमोक्रेसी नहीं रखते, सब उस समय रखा गया। It is a pertinent here to have a look at the ideology of industrialization privilege in early days of independence. India's political leadership was keen on establishment an economic system in which central government would have authority to design the economic strategy and carry out the necessary investment in coordination with private sector. मतलब सर सारी की सारी चीजें हम देखेंगे, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करोगे, सब कुछ किया गया। पहली बार देश के अंदर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया, विच वाज इन 1948। एक्सपांडेड रोल विद पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। मैं कह रहा हूं ना, प्राइवेट सेक्टर के साथ लाइसेंस राज रहा गया। कुछ जगह मोनोपोली रखी गई, जैसे एटॉमिक, ये एग्जाम में आ सकता है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, एम्यूनेशंस, रेलवेज, ये सारे के सारे सरकार ने रखे अपने पास, क्योंकि इन सबको एक्सप्लोर ज्यादा किया जा सकता था। फिर 1950s में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अपना सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ अपना लगाया, और द गांधीयन फिलोसॉफी ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री विलेज पब्लिक्स। मतलब सीधी बात है, गांधी जी क्या चाहते थे? हर घर उद्योग। वो चाहते थे हर घर उद्योग, यानी हर घर में एक छोटी छोटी इंडस्ट्री होनी चाहिए, हर घर में एक छोटा छोटा बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, हर घर में एक छोटी छोटी सी चीजें होनी चाहिए, ये चाहते थे गांधी जी। तो उस मॉडल के हिसाब से सारी की सारी चीजें, ठीक है, उस हिसाब से सारी की सारी चीजों को आगे लेके जाया गया। यस सर, चलिए सर, डन है, ओके सर। द इंडस्ट्रीज पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 थ्रू प्रोवाइडेड अ कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब फिर धीरे धीरे देखो रूल्स आने लगे, जैसे आपने देखा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 आया, जिससे सर और ज्यादा सपोर्ट मिला प्राइवेट सेक्टर को, उनके एंटरप्राइज को, उनके बिजनेस को हमने और सपोर्ट किया, हमने इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया। हम इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लेके आए कि भैया अगर लोग आना चाहते तो आ सकते हैं, लेकिन थोड़े से इश्यूज के साथ थे। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया कि भैया हमारा पैसा जा कितना रहा है, आ कितना रहा है। ये सब अपन बात कर रहे हैं 1958 मतलब 1956 के आसपास। द कंप्रेहेंसिव इंपोर्ट कंट्रोल वॉर मेंटेन अंटिल 1966। जब इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने, मतलब इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। इन द फर्स्ट 3 डेकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 to 80s, India's average annual rate growth of GDP, often referred to as Hindu growth rate, was moderate 3.5%, while agriculture was neglect. ठीक है, द थ्रस्ट ऑफ फर्स्ट डेकेड एंड हाफ ऑन कैपिटल गुड्स, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट सच एज डैम्स, पाइपलाइन एंड हेवी इंडस्ट्रियल रेदर देन कंज्यूमर गुड्स। मतलब हर चीज के ऊपर ध्यान रखा गया क्या? हाँ सर भैया, हर चीज के ऊपर ध्यान रखा गया। आप सोच के देखो ना भैया,
आप सोचो इंडिया की पहली, आप इंडिया की तरह मत देखो, आप एक स्टार्टअप की तरह देखो। एक स्टार्टअप आपने चालू किया तो क्या होगा? द फर्स्ट मेजर शिफ्ट इन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी वाज इन मिड 1960s। ठीक है, एग्रीकल्चर वाज नॉट गिवन एडुकेट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द सेकंड प्लान एंड आउटलेज वाज रिड्यूस्ड। द स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट टिल then was reliance on institutional model, मतलब dependent थी, land reforms, farms corporation, etc. And not much importance was given to technocratic areas such as research and development, irrigation, etc. This institution reform were only modestly successful and productivity increase in agriculture was, मतलब देखो फिर फायदा हुआ ना भैया, धीरे धीरे सब होगा ना। अब क्या होता है, जैसे आप बिजनेस खोलते हो, आप एचआर पे ध्यान नहीं देते, आपको बाद में पता पड़ता है आप एचआर सिस्टम पे ध्यान देते हो, फिर आप एडमिन पे ध्यान देते हो, फिर आप मैनेजमेंट पे ध्यान देते हो, वही चीज थी। विथ कंटिन्यूअस फेलियर ऑफ मॉनसून, देश अभी आजाद हुआ है, विथ कंटिन्यूअस फेलियर ऑफ मॉनसून टू सर्व एंड कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉट। गाइस आप लोग इसको रिकॉर्डेड देख लेना है, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये यूट्यूब पे आ जाएगी आप लोगों को, आप प्लीज रिकॉर्डेड देख लेना। अगर आपकी कोई और क्लास है तो प्लीज वॉच दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, यस सर। Two serve and consecutive drought struck India in 1966 and 1967. The agriculture sector recorded substantial negative growth and India faced a serious food problem. ये सारी की सारी बातें भैया यूएसए ने इंडिया को PL 480 में कह दिया था, मतलब कि भैया हमारी हालत खराब है। ठीक है, हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हम लोगों ने ग्रीन रिजोल्यूशन किया था जिसमें हमारा गेहूं सक्सेस हुआ था। हम लोगों ने द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज मटेरियलाइज्ड बाय इनोवेटिव फार्म्स टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग हाई यील्डिंग seed varieties and intensive use of water, fertilization and pesticide. The green revolution was successful in increasing agriculture productivity through मतलब फिर हम लोगों ने सर ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, हम लोगों ने व्हाइट रिवॉल्यूशन भी किया था दूध के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपने देखा इंडिया के पास पीने के लिए पानी नहीं था। ये सब इश्यूज तो थे ही थे सर, तभी तो ये बढ़िया टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या है आपको थोड़ा समय देना पड़ता है, बट ठीक है। चलिए सर, द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड 1965 to 81 इज द वर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री, मतलब आफ्टर नेहरू जी। आप समझ रहे हो, नेहरू जी के समय की बात नहीं, क्योंकि इस समय वॉर चल रही थी, 1965 में वॉर थी, 1971 में वॉर थी, इस बीच में देश में 2 साल तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो रहा था, इमरजेंसी रही थी, तो ये तो और खराब थे। ठीक है, द डिक्लाइन इन ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड इन एट्रीब्यूट मेनली टू डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, द लाइसेंस राज, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, लाइसेंस राज, लाइसेंस राज, लाइसेंस राज, आपकी बुक में लिखे हुए वर्ड है, मैं मन से कोई वर्ड नहीं ले रहा। द लाइसेंस राज, द ऑथराइज्ड पॉलिसीज दैट डोमिनेट द 1960 एंड 70s, द एक्सटर्नल शॉक सच एज 3 वॉर्स, यही तो सब मैं आपको समझा रहा हूं, मेजर ड्रॉट एंड ऑयल शॉक। ऑयल शॉक मतलब सर ऑयल के रेट बहुत बढ़ गए थे। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं तभी तो कहता हूं ना, नेहरू जी को गाली बकना मतलब अपने पिताजी को गाली बकना, क्योंकि जिसको समझ ही नहीं है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे बड़ा किया तो तुम क्या उखाड़ोगे। बहुत से आज की तारीख में पॉलिटिक्स को मैं देखता हूं कि उठ के बोल देते हैं कि नेहरू की गलती है, वो नेहरू की गलती है। अरे भैया तुम्हारे पिताजी की भी गलती है कि तुमको समझाया नहीं, तुम्हें सिखाया नहीं, तुम्हें बताया नहीं, ये सब भी प्रॉब्लम्स है। चलिए, many government policies aim to equitable distribution of income and wealth effectively, kill the incentive for creating wealth. सर बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसमें, आई थी द मोनोपोलीज, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि सर कोई बहुत बड़ी फर्म न बन जाए। आज हमारे देश में 97-98% मार्केट शेयर है गूगल का, हमारे देश में है ना? हाँ सर है, लेकिन अब सोच के देखो इतना बड़ा मार्केट शेयर हमारे पास आज भी हमारे एक जगह पे है। दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। In 1960, the policy of reservation of many products for exclusive manufacturing by small scale sector was initiated with objective of promotion of small scale industries. गांधी जी का विजन हर घर उद्योग, लेबर डेवलप किया, बहुत कुछ किया। सी ये सब ना एक्सपेरिमेंटल फेज था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, गलत हो गए, बहुत सारी चीजें गलत हो गई, पता पड़ा ना बेटा। द एरा ऑफ रिफॉर्म्स, द सीड ऑफ अर्ली लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म वर सॉन ड्यूरिंग 1980s कि अब लिबर्टी की जरूरत है, स्पेशली आफ्टर 1985। इन अर्ली 1980s कंसिडरेबल एफर्ट्स वर इनिशिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन टू रिस्टोर रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू a combination of a tight monetary policy, fiscal moderation and a few structural reform. ठीक है सर,
द एम मतलब ठीक है, द इनिशिएटिव स्पैनिंग 1981 टू 1989, मतलब देखो सर सीधी सी बात है, जब लिबरलाइजेशन की बात चल रही थी तो ऐसा तो नहीं 1991 में नींद खुली और चलो आज लिबर्टी देंगे। देखो बेटा, व्हेन मनमोहन सिंह जी बिकेम आरबीआई गवर्नर, सर ये आरबीआई गवर्नर बन गए थे 1982 में। आप देख रहे हो तब से ही कहानियां चालू हुई थी। नाउ व्हेन मनमोहन सिंह जी बिकम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर ये बने थे 1991 में। यही तो सारे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में बने थे। ठीक है, तो भैया आपके सामने की बात है। मतलब सर पहले से पता पड़ गया था कि देखो यार अब हमें ना ये लाने की जरूरत है, मतलब अब जो है सर रिफॉर्म लाने की जरूरत है। अब देश ऐसे काम नहीं कर पाएगा, ये समझ में आने लग गया था। द अर्ली रिफॉर्म्स ऑफ 1980s broadly covered three areas, namely industries, trade and taxation। मतलब धीरे धीरे चीजें आ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। In 1985, delicensing of 25 boards categories of industries was done. This was later extended to many others। मतलब 1985 से ही लाइसेंस राज को खत्म करना चालू कर दिया गया था। The facility of a broad branding was accordance for industrial growth to allow flexibility and rapid changes in their product mix without going in fresh licensing। In other words, the firm in the engineering industry was allowed to change their product mix within the existing capacity। अलाउ करने लगे थे। एमआरटीपी जो था सर, जो रेगुलेशन बनाया था बड़े बड़े बिजनेस के मोनोपोली के लिए, उसके ऊपर बहुत सारा काम होने लगा था। 1986 द असेट्स लिमिट above which firms were subjected to MRTP regulation was raised from 20 to 100। मतलब पहले अगर किसी कंपनी के पास 20 करोड़, सुनना, अगर 20 करोड़ भी किसी कंपनी के वो होते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, 20 करोड़ की भी एसेट्स होती थी ना, तो उससे एमआरटीपी में ले आया जाता था। एमआरटीपी क्या है सर, एक बार बताओ। मतलब अगर आपकी ज्यादा एसेट्स हो गई, फॉर मैटर ऑफ द फैक्ट, अगर आपकी नेटवर्थ, अगर आपकी एसेट्स 20 करोड़ से ऊपर हो गई तो आपको सरकार अपने अंडर ले लेगी। ये भी होने लग गया था, लेकिन इसे 20 से 100 करोड़ कर दिया गया था, जिससे कि सर सबको इजी लगने लग गया था। ठीक है, जिससे कि सबके लिए इजी होने लग गया था। ठीक है सर, मल्टीपल एक्साइज ड्यूटीज के ऊपर काम किया गया था सर। ठीक है, सेबी को लेके आ गया था 1988 में। ठीक है, सेबी भी आ गया था। ओपन जनरल लाइसेंस को और बड़ा कर दिया गया था कि भैया अब लोग अपने मतलब बिना लाइसेंस के भी काम कर सकते हैं। सेवरल एक्सपोर्ट लेके आ गए थे कि यार अब सरकार चाहती थी कि भैया अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, तो भैया एक्सपोर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एक्सपोर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सचेंज रेट वाज सेट एज अ रियलिस्टिक लेवल। सर एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, सारी की सारी चीजों को लेके आ गया। एंड द बजट फॉर 1986 इंट्रोड्यूस पॉलिसीज फॉर कटिंग टैक्सेस, लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एंड रिड्यूसिंग टैरिफ्स। मतलब भैया बहुत कुछ हुआ। आप पूरे देश के बारे में पढ़ रहे हो भाई, अभी आप मान लो पूरे देश को समझ रहे हो भी। However, the growth performance of the economy was thrusted due to structural inadequacy and distortion। मतलब सर ये सब हो तो रहा था, लेकिन देखो ना बहुत सारी चीजें पेंडिंग थी, बहुत सारी रिसर्च नहीं हो रही थी, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो थी सर वो उस पर पेंडिंग रह गई थी। बहुत सारी बातें चल रही थी कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये सब कुछ पेंडिंग था। स्मॉल स्केल पे चीजों को एक्सरसाइज किया जा रहा था, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा था, टाइम लगेगा। क्लियरिटी नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज थे। द एमआरटीपी एक्ट हैड मेनी रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन क्रिएटिंग बैरियर्स फॉर एंट्री, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपांशन फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस। भैया बड़े बड़े धंधों को रोका जा रहा था कि तुम और बड़े ना बन जाओ, सब बड़े बन गए तो भैया देश को ना खा जाए, कंपटीशन चाहिए थी, फॉरेन भैया आ रहे थे। मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और इन सब के साथ चीजें करी जा रही थी। Through the reforms in 1990s were limited in scope and were without a clearly observable roadmap as compared to the new economic policy in 1990s। देखो 1980s में पॉलिसीज आ गई थी, डी लाइसेंसिंग होने लग गया था,
लाइसेंस राज को खत्म करने लग गए थे। ठीक है, लाइसेंस राज खत्म होने लग गया था, सब कुछ होने लग गया था, लेकिन पंगा पता है क्या है? पंगा ये है कि कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं था सर। करना सब था लेकिन हो नहीं रहा था, करना सब चाहते थे समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे कंसर्न्स थे, बहुत सारी क्वायरियाज थी, लेकिन उन्हें समझा नहीं जा पा रहा था। फिर समय आया सर 1991 का, सर जिसे हम जानते हैं, अगर आपने बुक में भी देखा हो तो 1947 से 1951 के समय को हाईलाइट किया गया है। 1991 इज द ईयर जहां पर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने हर रिफॉर्म को एक सही तरीके से बनाया, उन्होंने ठीक है। अच्छा 1990 में एक और चीज हुई थी, गल्फ वॉर चल रही थी जिसके चक्कर में पेट्रोल के प्राइस बहुत आए थे। मतलब भाई प्रॉब्लम कम नहीं थी, ऊपर ले जाना बेटा गार्डन में, मतलब गाइस प्रॉब्लम नहीं थी। द फिजिकल इनिशिएटिव ऑफ एनहांस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1980 सॉ द गवर्नमेंट रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली एक्सीडिंग रेवेन्यू रिसीप्ट्स। मतलब सर बहुत सारी चीजें सरकार करने लगी थी। द फिजिकल डेफिसिट वाज फाइनेंस्ड बाय अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल डेट। भैया मार्केट में पैसा आया, बहुत सारा एक्सपेंडिचर हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। मतलब क्या हर चीजों के साथ काम किया गया? सर हर चीजों के साथ काम किया गया था, हर चीजों के साथ दिमाग लगाया गया था, हर चीजों के ऊपर प्लानिंग करी गई थी। ठीक है। अच्छा इस बीच 1990 में गल्फ वॉर के चक्कर में ऑयल के प्राइस भी बहुत हाई थे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टच द लोएस्ट पॉइंट विथ रिजर्व ऑफ ओनली 1.2 बिलियन डॉलर विच वॉज बेयरली सफिशिएंट फॉर 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट। 2 वीक्स मतलब सिर्फ 14 दिन का इंपोर्ट कर सकते थे, देश बर्बाद हो जाता। दिस वॉज द मेजर कॉन्टेक्स्ट दैट ट्रिगर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर ये नहीं होता, वो कहते ना कि सर आपदा ही मतलब जब प्रॉब्लम्स आती है तभी सर कुछ नया आता है, आपदा ही मतलब जो भी है, जब प्रॉब्लम आती है तभी सर सही सॉल्यूशन निकलता है। टाइटिंग ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को रोका गया। इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल बोरिंग्स, इंटरनेशनल फंड उठाया गया, बहुत सारी चीजों को किया गया, मतलब कहीं भी किसी चीज को छोड़ा नहीं गया। एंड द फ्रीगल पॉलिटिकल सिचुएशंस अलोंग, ठीक है, अलोंग क्राइसिस इन इकोनॉमिक फ्रंट बलून इनटू वे मे बी कॉल्ड एज क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी इश्यूज हुए, सारे के सारे इश्यूज को संभाला गया, समझा गया एंड सॉल्व किया गया। इसके साथ द ईयर 1991 मार्क अ पैराडिग्म शिफ्ट इन द इंडियन पॉलिसी रिफॉर्म। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम बात करते हैं ना 70 साल हो गए आजादी को, नहीं हुए 70 साल, अभी 1991 से लेकर 2001, 2011, 2021 एंड सिर्फ 33 इयर्स हुए इंडिया की आजादी को, इससे ज्यादा समय नहीं हुआ है। हम 1991 में आजाद हुए हैं भाई, एंड ये गलत नहीं है सर, फटेगी किसी की भी यार। साला तुम्हारे पापा ने, दादा ने, मम्मी ने, मामा ने, किसी ने, घर वालों ने शेयर मार्केट में पैसा नहीं डुबाया, किसी दूर के मामा, किसी दूर के चाचा ने डुबाया ना, फिर भी तुम्हें अलाउ नहीं करते ना। यहां पे दूर वाला कोई नहीं कर रहा तो तुम्हें अलाउ नहीं मिलता। देश के ऊपर कैसे खेल जाए कोई आदमी? क्योंकि मैं इकोनॉमी को पढ़ता हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमी को जानता हूं, इसीलिए आई हैव टू बी इन दिस ना। आप समझ रहे हो क्या? आप समझ रहे हो क्या इस बात को? सर ये इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई। मतलब हमारे खानदान में दूर वाला आदमी को शेयर मार्केट में डूबा तो आज भी हमारे घर वाले सट्टा कहते हैं शेयर मार्केट को। और देश के बारे में क्या, बहुत सारी बातें। मैं इमोशनल नहीं होता हूं ऐसे मोमेंट पे, मैं सिर्फ फील करता हूं इन सब चीजों को। मैं अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखता हूं कि मैं होता तो क्या होता। व्हाट इफ आई कुड बी दैट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। मेरी फट गई होती, क्योंकि देश भूखमरी में जी रहा है, लोग मर रहे हैं, खाने पीने को पैसा नहीं है। ऐसे में आईआईटी के बारे में सोचना 1951 में ये एक ड्रीम है, 1961 में आईआईएम के बारे में सोचना ये एक ड्रीम है। शायद मैं वहां होता तो सोच भी नहीं पाता। और आईआईटी आईएम के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, एम्स की तो हमने बात ही नहीं करी। और आईआईटी आईएम एम्स की भी हम बात कर रहे हैं। छोटे छोटे हॉस्पिटल, छोटे छोटे कॉलेजेस, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस का क्या,
आईसीआई ही नहीं होता अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो। सब छोड़ो, आईसीआई वाज सेटअप इन 1949। नाउ जस्ट इमेजिन, आईसीआई को सेटअप करने वाले ही नेहरू जी हैं, या फिर ऐसी तरह से देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, रीओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रली डायरेक्टेड एंड हाईली कंट्रोल्ड वन ऑन द मार्केट फ्रेंडली और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। आज भी देश में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सेंटर्ड प्लानिंग है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय सब्सटेंशियल इन फिस्कल डेफिसिट, a detailed description of reform measure in beyond the scope of this unit. We shall now have a brief account of major measures taken in 1991. बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारी चीजें हुई। सर पॉलिसी कहती है स्टेबलाइजेशन मेजर विच वर शॉर्ट टर्म मेजर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन सब चीजों को देखेगा कि हम कितना पैसा दे रहे, कितना आ रहा है। द स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर विच आर लॉन्ग टर्म ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर aimed at bringing in productivity and competitiveness by removing the structure rigidities in different sector of the economics। ठीक है सर। अब सर फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या आया था सर? The escalating deficits level rendered the stabilization efforts rather complicated, bringing in fiscal disciplines by reducing fiscal deficit by vital because the crisis was caused by excess domestic demand। सीधी बात समझाता हूं, हम लोग ज्यादा माल मंगाएंगे और कम माल भेजेंगे तो देश बर्बाद होगा। आज भी यही हो रहा है, भले गलत है लेकिन मैं एप्पल का फोन चला रहा हूं ना, मेरे पास एप्पल का आईपैड है ना, तो ये पैसा तो बाहर का है ना सर। अगर हम बाहर वालों से ही सामान खरीदेंगे तो सर देश में प्रॉब्लम तो आएगा। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया, इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंसेस है। इंडिया में एक समय पे 97% तक का टैक्स था गाइस। थ्रस्ट ऑन क्रबिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उस पे ऊपर गया। रिडक्शन इन सब्सिडीज घटाई गई है। गवर्नमेंट ने जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ओन चीजें थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर को किया गया, सब कुछ किया गया। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ फिस्कल डिसिप्लिन इट वाज एसेंशियल टू डू अवे विद द temptation of finance deficit throughout the easy path of money creation. Therefore, the government entered into a historic agreement with Reserve Bank in September 1994 to bring down the fiscal deficit in a phased manner to nil by 1997 to 1998. इसी बीच ट्रेजरी बिल से लेकर बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया गया जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि 1997 वाज द ईयर हमने ग्लोबलाइजेशन भी जो किया बहुत पार्ट में किया, हमने एक साथ ग्लोबलाइजेशन नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की उस रिसर्च के मतलब उस मूवमेंट के बारे में आप पढ़ोगे ना, यू विल बी लव विथ हिम। आई एम मतलब व्हेन आई रीड इंडियन इकोनॉमी और व्हेन आई रीड इकोनॉमिक्स, मतलब मेरे दिमाग में स्ट्रेट अवे एक ही नाम आता है, मनमोहन सिंह जी, और कोई नाम ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। आप कहोगे सर एडम स्मिथ आना चाहिए, जॉयल डीन आना चाहिए, हिक्स एंड एलन आना चाहिए, अल्फ्रेड मार्शल आना चाहिए, ये सब तो बाहर के ना भाई, हमारे देश का समझदार कौन है? चलिए, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है सर। अब आते हैं जल्दी से थोड़ा सा, अब हल्की सी मतलब ठीक है एकदम सही चल रहा है अपन, देखो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का ना कोई रिवीजन नहीं होता। ये चैप्टर क्या आज से पहले कभी सीए कोर्स में था? नहीं था। तो जो कोर्स में ही नहीं था उसके बारे में मैं क्या करूं भैया? तो इसीलिए ना मैं यहां पर ना बहुत ज्यादा होता ना कि स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं मालूम है ना कि क्या आने वाले एग्जाम के अंदर। भले हमें समय लगेगा, हम समय लेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का, लेकिन मैं इस चैप्टर को उड़ाऊं कैसे? उड़ा ही नहीं सकता ना भैया। हमें यही नहीं पता कि सर क्या आ सकता है एग्जाम में, ये चैप्टर आज तक सीए कोर्स में नहीं था, इसलिए इस चैप्टर का कोई रिवीजन नहीं होता। यही रिवीजन है, यही वन शॉट है, यही डिस्कशन है, यही चैप्टर है, सब कुछ यही है। सर यूट्यूब पर इतने सारे चैप्टर्स इतने सारे टीचर्स से ट्राई किया इस चैप्टर को पढ़ने का, बट समझ आपसे यार, थैंक यू सो मच भाई। एक्चुअली क्या है ना, इस चैप्टर में ना इमोशन है, प्यार है, फीलिंग है। मतलब ये चैप्टर वो चैप्टर नहीं है कि जिसको पढ़ लिया और बात खत्म। ये चैप्टर के लिए ना एक इमोशन लगता है और मैं इंडियन इकोनॉमी आपको से बता रहा हूं, मैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री इंडियन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ये मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इतना तो है ही नहीं जितना पढ़ रहे हो, नहीं, मैंने हर किसी की रिफॉर्म्स को पढ़ा है, मैंने हर किसी के इकोनॉमिक्स के पैटर्न को पढ़ा है। चाहे आप बात करो इंदिरा गांधी की, चाहे आप बात करो नेहरू जी की, चाहे आप बात करो मनमोहन सिंह जी की, चाहे आप बात करो रघुराम जी राजन की, मैंने उनके बाद आए उर्जित
पटेल जी को मैंने पढ़ा है, आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने क्या सोचा, कैसे डिसीजन लिया, क्या किया, मैंने हर चीज को इन डेप्थ पढ़ा है, बिकॉज आई लाइक टू स्टडी ऑन दिस थिंग्स। एनीवेज, मेरा इंटरेस्ट है। Drastic monetary and financial sector reforms were introduced with the object of making the financial system more efficient, transparent. सर देखो यार, बैंकों के लिए भी बहुत कुछ किया गया, ठीक है, आप सब लोगों को मालूम होगा सर, बैंकों के लिए बहुत कुछ किया गया है। मतलब पहले इंडिया में नेशनलाइज बैंक किया गया, तो 14 बैंक थी 1969 में। कितनी बैंक थी? 14 बैंक थी सर। 1980 में सिर्फ 6 बैंक बची, नेशनलाइजेशन किया, क्लब किया गया। मोदी जी जो आज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पुराने मॉडल को कट कॉपी पेस्ट। उनको समझ में आ गया है कि भैया इंदिरा गांधी ने या इन सब इकोनॉमिक्स वाले लोगों ने बहुत दिमाग लगा लिया है, अब वो सही कर रहे हैं। आप सोचो, 14 बैंक थी 1969 में, सिर्फ 6 बैंक बचाई इंदिरा गांधी जी ने। ये एकदम सही डिसीजन था उनका। भले 1969 से 1980 का समय लगा, जो मोदी जी को भी लगेगा। ये दिमाग की बात थी, मोदी जी एकदम सही कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट और इन सबको कंट्रोल किया गया। बैंक्स को आरबीआई के अंदर डाला गया, जो था आरबीआई के रूल में भी और बैंक के रूल में भी है, लेकिन और कंट्रोल किया गया। सर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ओपन किया गया। आपको पता है एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई सब 1993 1994 के बैंक है, पहले नहीं थे सब, पहले सब गवर्नमेंट करती थी। एसएलआर और सीआरआर को लेके आ गया, जो पैसा बैंक अपने पास रखेगी और आरबीआई अपने पास रखेगी। बैंकों को भी सर लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर लेके आए गए। प्रॉपर हर ब्रांच के ऊपर, हर चीज के ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट थी। हर चीज को कंट्रोल किया गया, क्योंकि बैंकों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें हमारा पैसा है, हम बैंकों को छोड़ नहीं सकते। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम एंड provision for bad debt were introduced in tune of Narasimha Committee recommendation to ensure that the books of commercial bank reflect the accurate truth. नरसिम्हा राव जी ने किया बेटा, पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1991, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई एम नॉट द फैन ऑफ कांग्रेस, बट स्टिल। रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। सर कैपिटल मार्केट को बदल दिया गया। पहले इंडिया में सेबी नहीं थी, ठीक है, सेबी नहीं थी भैया, पूरा का पूरा मार्केट बदल गया। सर सेबी नहीं थी तो कौन था? आप ये बताओ। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इश्यूज, सीसीआई वाज देयर टू कंट्रोल द कैपिटल मार्केट। सेबी आई। सर सेबी कब आई? 1988 में आई। एंड रिकॉग्नाइजेशन तो 1992 में मिला ना सर। 1992 में ऐसा क्या हुआ? हर्षद मेहता स्कैम। पर अगर 2-4 साल और लग जाते तो शायद हर्षद मेहता का इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। उस समय सेबी आया, सेबी रूल लेके आए, तब इंटरनल जो न्यूज़ेस निकलती थी, उसको मैं नाम भूल रहा हूं, इंटरनल न्यूज निकलते ना कंपनी से, वो तब बैंड नहीं थी, आज बैंड है इंडिया में। मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप उस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, उस कंपनी का लॉस होने वाला है, ये सब आप पहले नहीं बता सकते हो। The new policies was announced by the government on 24th July 1991, sought to substantially deregulate industries as to promote growth of a more efficient and competitive industrial economies. The new economic policies put an end to license राज। में शुरू से लाइसेंस राज बोल रहा हूं। बढ़िया, सबसे पहले वो हटाया, सबसे पहले हटा दिया। बोले देखो भैया हटाओ लाइसेंस, पर सारी इंडस्ट्री से हटाया क्या? नहीं, 5 से नहीं हटाई। ये सब एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स है। 5 इंडस्ट्री से नहीं हटाया। कौन कौन सी? आर्म्स एंड एम्युनिशंस, एटॉमिक्स, ड्रग्स वाली, नार्कोटिक्स ड्रग्स वाली, हैजर्डनस केमिकल्स, इन सबको वहां से नहीं हटाया गया। एंड कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल किया गया, जैसे दारू के ऊपर, सिगरेट के ऊपर, शराब के ऊपर, इन सब के ऊपर कंट्रोल किया। पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 8 सेक्टर्स बेस्ड ऑन सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स। Subsequently, only 2 items remained, railways and atomic energies. बाकी सब चीजों को उस पे कर दिया। एमआरटीपी को रीस्ट्रक्चर किया गया। एमआरटीपी मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, जो 20 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ, 100 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल असेट्स, ये सब को चेंज किया गया। क्योंकि आज की तारीख में रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी है, उस समय तो ही नहीं पता ना। Many goods produced by small scale industries have been de-reversed, enabling entry of large scale industries. सर और बड़ी बड़ी कंपनीज को आने दिया गया। मोनोपोली जो पॉलिसी थी मोनोपोलिस को लेकर, उसे हटाया गया। पब्लिक सेक्टर मोनोपोलिसी की बात कर रहा हूं, यानी जो गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली लेके बैठी थी उसको हटाया गया। जैसे कि एसबीआई, आज सिर्फ एसबीआई सबसे बड़ी क्या? नहीं, आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी है, समझना पड़ेगा।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और लिबरलाइजेशन किया गया। लिबरलाइजेशन मतलब लिबर्टी दी, आओ इंडिया में पैसे डालो। 51% तक की कंपनीज को होल्ड करने दिया, कुछ कुछ कंपनीज में 100% भी अलाउ किया गया, जैसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, इन सबको 100% इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया। कहीं कहीं नहीं भी किया गया, एटॉमिक एनर्जी इन सब में अलाउ नहीं भी किया गया। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही धंधा होता है ना भैया। एक्सटर्नल ट्रेड्स को लेके आने दिया, ग्लोबलाइजेशन आने दिया, लाइसेंस हटाया। उस समय ही आपके डोमिनोज, पिज्जा हट, बर्गर किंग, ये सब इंडिया में। 1990 to 1991 the highest tariff rate was 355%. सोच के देखो, 355%. The top tariff rate brought down to 85% and 50%. मतलब 2007-8 तक वो 50% हो गया, and it has come down to 10% with some exceptions such as automobile at 100%. मतलब सर टैरिफ्स को गिराया गया, ठीक है। रुपीस को मैंने आपको जैसे कहा, रुपीस को डिवैल्यूएट किया गया। सुनो, रुपीस को डिवैल्यूएट करने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मान लो 100 रुपए का इंडिया में $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज है, ठीक। $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज है। अब अगर इंडिया का आदमी फॉरेन से माल मंगाएगा तो 100 रुपए का पड़ेगा, सरकार ने गिरा दिया। अब $1 इक्वल्स टू 118 रुपए हो गया, $1 इक्वल्स टू 118 रुपए हो गया। अब इंडिया के आदमी को 100 रुपए नहीं 118 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, उसे महंगा लगने लगा, उसे नहीं खरीदा। और अमेरिका का आदमी को जब वो $1 खर्चा करता तो उसे 100 रुपए का माल मिलता था, अब उसे 118 का माल मिलने लग गया। तो एक्सपोर्ट बढ़ गए, इंपोर्ट घट गए, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनियां बेची। इसमें भी एक मजे की बात है, 39 कंपनीज को टोटल मिलाकर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था, जिसमें से 36 प्रॉफिटेबल थी। प्रॉब्लम पता है क्या थी, एक कोई आदमी थे, शायद चंद्रशेखर करके कोई नाम था, मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी के थे, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे कुछ समय के लिए, बंटा डाल, मतलब क्या ही बताऊं, बेवकूफी। 39 कंपनीज को उस समय डिसइन्वेस्टमेंट किया, 36 प्रॉफिटेबल। भैया डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब था जो प्रॉफिटेबल कंपनी उनको अपने पास रखो, जो लॉस मेकिंग कंपनी उसको प्राइवेटाइज करो। भाई को समझ में नहीं आया, या फिर पैसा ऐसा कैसा पैसा, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स आए, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटीज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पहले क्वांटिटी थी अब हटा दिया गया। फोकस ऑन मोर आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजिम विद अ फेज रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैरिफ्स, भैया ज्यादा माल बाहर बेचो। एंड लाइसेंस राज को हटाया गया, मतलब भर भर के सुनो मेरी बात, 18-19% जब हमने हमारे रुपीस को डिवैल्यूट किया, मतलब फॉरेन वाले के लिए 18-20% की सेल है। बहुत लोगों ने इंडिया में आके माल खरीदा, बहुत लोगों ने। यही तो लॉजिक है ना, यही तो समझदारी है ना बेटा। मैं क्यों फैन हूं मनमोहन सिंह जी का, तुमको क्या लगता है मेरे को पैसे दिए क्या उन्होंने? भाई दे भी देते तो मेरे को क्या ही फर्क पड़ रहा था, ठीक है। इंडिया हैज इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड इन इट्स इकोनॉमी फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। इंडिया हैज प्रोग्रेसिवली मूव्ड टुवर्ड्स अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, मतलब अपन उसकी तरफ आगे बढ़े हैं। अनप्रेसिडेंट ग्रोथ, भैया क्या ग्रोथ मिली है, ओहो हो, ठीक है। हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, हर जगह आज अच्छा अपना डंका बजाया हुआ है। ईजिंग, मतलब हमारे आज की तारीख में फॉरेन टेक्नोलॉजीज, इनपुट, सारी की सारी चीजें इजी है। स्टेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आज तारीख में, एफपीओ, एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सब इंडिया में आराम से आके इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। इंडिया एंजॉय अ सॉलिड क्यूजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लोज टू 8 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इंडिया के पास इतना पैसा है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व इन द वर्ल्ड, $650 बिलियन। कहां $1.2 बिलियन और $650 बिलियन का वो है इंडिया के पास फॉरेन पैसा। हाँ, 1.2 बिलियन के हिसाब से तो शायद $50-60 बिलियन तो ग्रोथ के हिसाब से हो जाएगा। स्टिल सोचो, रोबस्ट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भैया इंडिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ की सेल है टीसीएस की, कितने की? 2 लाख करोड़ की। पता है उसमें से 1,90,000 करोड़ रुपए बाहर से आता है, जिसमें से 1 लाख करोड़ तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से आता है। हम बहुत ही बढ़िया मार्केट की तरफ एक तरीके से आए हैं। हमने डोमेस्टिक मार्केट को बहुत अच्छे से ग्रो किया है। हम लोगों ने एक अच्छा मार्केट बनाया ग्लोबल लेवल पे। हमने देश की पॉवर्टी को रिड्यूस किया है। हम और रिफॉर्म लेके आए हैं बैंकिंग के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, हर चीज के ऊपर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा ग्रो हुआ है और आज की तारीख में हम एग्रीकल्चर से लेकर हर चीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हमारा फाइनेंशियल सेक्टर भी बहुत ग्रो हुआ है। हमने बहुत ग्रोथ तो किया है। आप देख सकते हो 1991 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी। अब सिर्फ मजे की बात देखो,
सर 1991 में, सॉरी 2006 में देखो, ठीक है, हाईएस्ट देखते हैं सर। हाईएस्ट ग्रोथ पता है इंडिया को कब मिली? 1999 में। आप देखो 1999 में इंडिया की ग्रोथ थी 8.8%, फिर 2004 में हुई 7%, फिर 7.9, मतलब ये 8% के आसपास चल रही थी, 8%, 7.66, 2008 में हो गई थी 3%। 2008 में ऐसा क्यों हुआ बेटा? मार्केट क्रैश हो गया था, इंटरनेशनल लेवल पे क्रैश था, लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था, लेमन ब्रदर क्राइसिस अमेरिका का, वो हुआ था। अब देखो सुनो, 2008 भी शू था, 2020 भी शू था। 2020 नेगेटिव में था 6% पे, लेकिन 2000 सर आज जो है हम लोग पॉजिटिव पे क्लोज किया था। फिर 2014 भी 7% पे क्लोज हुआ था, ठीक है, समय लग गया था। एंड दैट्स हाउ द कंट्री हैज वर्कड, वी हैड वर्कड वेरी ग्रेटली, ठीक है। हमारे देश का इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। सबसे ज्यादा हमने ग्रो जो किया है वो 1999 में किया, क्योंकि देखो भाई मैं पैदा हो गया था, तो फिर मोदी जी बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ गया था कि यार काम करना पड़ेगा यार, तो मैं पैदा हो गया था तो सब लोगों ने काम करना चालू कर दिया था। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से सर बहुत ज्यादा बहुत सब कुछ हुआ, ठीक है, बहुत सब कुछ हुआ। अच्छा एक बात बताना चाहूंगा, ये नीति आयोग की हम बात पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात पढ़ रहे सर नीति आयोग के बारे में, ठीक है। नीति आयोग अभी नया नाम है बेटा, इससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। फॉर नियरली 64 years द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अ पावरफुल एडवोकेट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड डेवलपमेंट, was one of the most important situation within India's central government. 64 years रहा, मतलब पूरा का पूरा देश प्लानिंग कमीशन के हिसाब से चला। एंड प्लानिंग कमीशन अगेन 5 साल के लिए प्लानिंग करता था, जिसमें हर चीज के ऊपर बहुत ओवर एंड प्यारे तरीके से कंट्रोल रहता था, हर चीज अच्छे से चलती थी। लेकिन 1 जनवरी 2015 सुनना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सुनना, the apex policy making body, namely planning commission, was replaced by a national institution for transformation of India that is known as Niti Aayog. The major objective of such move to spur innovative thinking by objective experts and promote cooperative federalization by enhancing the voice and influence of the states. प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया गया एंड एम बदल दिया गया। मतलब एम भी देखो आप समझो, पहले भी होता था बट नाम पे ज्यादा फोकस हुआ, क्योंकि कभी कभी नाम बदलने से आधी चीजें बदल जाती है। तो मेरे को पता नहीं कि प्लानिंग कमीशन ज्यादा अच्छा लगता था, बट ठीक है, प्लानिंग कमीशन का नाम कब, जैसे ये सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ सकती है गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पता है मॉड्यूल से क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि आप पढ़ पाओ। आपका पैदा होने की कुछ ज्यादा ही खुशी है सबको। ठीक है, चल, और मेरे पैदा होने और ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा रिलेशन है गाइस। मेरे पैदा होने का और ग्लोबलाइजेशन का बहुत, मेरे पैदा होने का और ग्लोबलाइजेशन का बहुत है। नो, ठीक है, बहुत कुछ हुआ सर। नीति आयोग इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। वही प्लानिंग कमीशन भी एक तरीके से प्लानिंग करती थी, नीति आयोग थिंक टैंक है। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करती थी, थिंक टैंक करते हैं। नहीं नहीं, क्या अच्छी बात है, नीति आयोग इज अ गुड थिंग, मैं मजाक मजाक में बोल देता हूँ, बट नीति आयोग ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए हैं, मुझे पता नहीं क्या है बट लेके आए। मजाक कर रहा हूँ यार। To involve a shared vision of national development priorities, sectors and strategies with active involvement of the states. States के ऊपर फोकस किया गया है। To foster comparative federalization through structured support initiatives and mechanism of the state. देखो state continuous basis, state को बहुत ध्यान जा रहा है भैया। हमने एक ऐसे मॉडल बनाए हैं जो पूरे के पूरे देश को हायर लेवल पे लेके जाएगा। हम लोगों ने स्पेसिफिकली ध्यान रखा गया है कि हम नेशनल सिक्योरिटी और इन सब सारी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देंगे। हम स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर, जिससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज्यादा होगी। हमने प्रॉपरली इस तरीके से डिजाइन किया है, स्ट्रेटेजाइज किया है, ताकि हम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स और ऐसे इनिशिएटिव को ले पाए और उनके ऊपर ध्यान रख पाए। हम लोगों ने ऐसे एडवाइस और पार्टनरशिप्स करे हैं हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारे देश के ऐसे कुछ लोगों के साथ, जिससे हमारे पॉलिसी रिसर्च में, एप्लीकेशन में, इन सब में बहुत फायदा हो रहा है। हमने नॉलेज को, इनोवेशन को, एंटरप्राइज को, इन सब के सिस्टम को बना के पूरा कोलैबोरेटिव सिस्टम बना के पेश किया एक तरीके से। ये सब नीति आयोग बोल रहा है। हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें इंटर
मतलब एक सेक्टर नहीं, इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को भी साथ में सॉल्व किया जाएगा। हम लोगों ने एक स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्सेस तरीके से बनाया गया है कि यार किसी को कोई रिसोर्सेज चाहिए, किसी और के रिसोर्सेज किसी और को चाहिए, अगर किसी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी गवर्नेंस की जरूरत है तो हम हर चीज को सस्टेनेबल और इक्विटेबल तरीके से कर पाएंगे। एंड हम लोगों ने एक तरीके से हर चीज को अच्छे से मॉनिटर, इंप्लीमेंट और इनिशिएट किया है। हमारा मेन फोकस है नीति आयोग के अंदर, हम टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी देश में आएगी तो देश आगे ज्यादा बढ़ेगा, स्पीड से बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया है और हमने ध्यान दिया है सर नीति आयोग के अंदर। आप बाकी और जानना है तो आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जा सकते हो। सर की इनिशिएटिव्स क्या है? लाइफ विच इन्वेजन रिप्लेसिंग द प्रिवेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, मतलब भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। द नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स फैसिलिटेट एंड इंप्रूव एक्सेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डेटा, भैया डेटा प्रॉपर बनाओ, क्योंकि डेटा ही तो दुनिया है, डेटा से बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। शून्य कैंपेन एम्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन इंडिया, ये भी नीति आयोग का काम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना। ई अमृत इज अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई अमृत बनाया गया कि भैया ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लोगों को। इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स बनाया है। मेंथॉल इकोनॉमी प्रोग्राम एम्ड एट रिड्यूसिंग इंडियन ऑयल इंपोर्ट, तभी तो भैया हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। मजे की बात यह है कि हम कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब देखो यही मजा है, ठीक है। कोल रिजर्व एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मेथनॉल, अच्छा इंदौर में होता है, इंदौर की जो नगर निगम है वो पता है 54 करोड़ एक साल का कमाती है। पूरे देश की नगर निगम पैसा डुबाती है, इंदौर की नगर निगम कमाती है। ये है इंदौर। थैंक यू गाइस, आई लव इट इंदौर। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट कंसिडर्ड बाय नीति आयोग टू रिकमेंडेड मेजर फॉर टेपिंग इनटू पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर एंड प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी की सारी चीजों के ऊपर सर ध्यान रखा गया है। मतलब सर जो भी प्लानिंग कमीशन के अंदर गलतियां थी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, जो सारी की सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, उन सब के ऊपर काम किया है नीति आयोग ने, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार कुछ काम नहीं हुआ, भैया बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर काम किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है बेटा। हाँ सर, द करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी अ ब्रीफ ओवरव्यू, कैसा है ये, कैसा ये इश्क है सर, कैसे? देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। नीति आयोग के हिसाब से सोचो, अगर हम लोग एक तरीके से अगर एक एक स्टेट की बात तक पहुंच सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेट को बहुत ध्यान गया है, अगर हम एक एक स्टेट की बात तक पहुंच सकते हैं, अगर हम एक एक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू तक जा सकते हैं, तो भैया आप सोच के देखो हमें फायदा तो बहुत होगा। अगर हम एक एक बंदे की बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत फायदा होगा। तो एंटायर कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर दैट हम लोग क्या चाहते हैं। आप बात समझ रहे हो क्या? ऐसा तो मतलब जब चीजें छोटे से बड़े लेवल तक जाएंगी ना तब फायदा तो होगा, क्योंकि वो रियलिटी की तरफ होती है, ठीक है। चलिए आज देश की इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ enormity of the economic phenomena and the dynamic nature of economic variable, it is not possible to have an up to date and comprehensive documentation on the current state of economy। ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी नीति आयोग ने कहा कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आईसीए के लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सच में पॉसिबल नहीं। आप 100% डेटा को हर तरीके से नहीं ले जा सकते। गिवन द कंस्ट्रेंट ऑफ द यूनिट्स एंड द अटेम्प्ट्स इज मेड इन द फॉलोइंग सेक्शंस टू प्रिवेंट द ब्रॉड नेचर ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन द 3 सेक्टर, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम सब जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर जिसके अंदर हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर विद इट्स अलाइड सेक्टर इज indisputably the largest source of livelihood in India। 70% population dependent है। Till the end of 1960, India was a food deficiency nation and dependent on imports. India has emerged as the world's largest producer of milk, pulses, jute and spices. India has largest area planted under wheat, rice and cotton, मतलब सबसे ज्यादा जमीन हम देते हैं। It is the second largest producer of fruits, vegetables, tea, farm fish, cotton, sugarcane, wheat, rice, cotton and sugar Indians. Grocery market in the world 6th largest with the retail contributing 70% of the sales, ठीक है। India has world largest cattle herd, buffaloes. The Indian livestock sector attained a record growth of 6.6% during the last decade.
Emerging a major producer of milk, egg, and meat in the world, India grow large varieties of cash crops, of which cotton, jute, and sugarcanes are prominent. Although the share of agriculture has been declined in overall gross value or GVA, हमें पता है gross value added of India, it continues grow in absolute terms. Overall हमारा IT सेक्टर और ये सब सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इनका परसेंटेज गिर रहा है. According to the latest estimates, 47%, सुनना ये डायरेक्टली, हाँ, 47% of the India's population is directly dependent on agriculture. मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली की बात कर रहा है. And it also contributes significant figures of GDP 18.8%. The index numbers of agriculture production in 2021-22 basis TNM ending 2007-2800, मतलब वो उसको मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं. For categories dominant all crops foods, ये बेस ईयर और करंट ईयर की बात चल रही है. For all crops food grain cereal wheat was above 140, मतलब राइस हमने 138% ग्रो किया है. पल्सेस इतना याद नहीं रखना है, बट हमने इतना देश में ग्रो किया है. As per the economic survey 2022-2023 remained robust, recording a growth of 3.5% in 2022-2023, given by abundant rabi sowing and allied activities. The performance of agriculture and allied sector has been bought over the past several years. सुनो सुनो सुनो, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है सर. हम क्रॉप्स में और लाइफ स्टॉक्स मतलब गाय भैंस बकरी इन सब में आगे हैं. हम लोग एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट एमएसपी के ऊपर काम करते हैं. एमएसपी है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है. एंश्योर सर्टेनिटी टू रिटर्न ऑफ द फार्मर्स, ये एग्जैक्टली नहीं होता बट ठीक है. हम लोग बहुत सारे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव कर रहे हैं और हम बहुत सारी फैसिलिटी भी दे रहे हैं. इसी बीच हमारे यहाँ एक और एंटिटी बनी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका काम है कि हम देश में सिर्फ माल नहीं बनाए, हम बाहर भी भेजें. ठीक है, इंडिया को भैया इंपोर्ट से अब एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना है. ठीक है, इंडिया हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल शिफ्ट फ्रॉम अ फूड डिफिशिएंसी एंड इंपोर्ट डिपेंडेंट नेशन ड्यूरिंग अर्ली 1960s टू फूड एक्सपोर्टिंग नेशन. ऑल्दो अभी भी इंडिया में बहुत बार हम कुछ क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं. जैसे मान लो चावल के रेट बढ़ रहे हैं तो हम चावल पे एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं. प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो हम प्याज को एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं. ये सब छोटी छोटी चीजें अब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. A number of liberalization measure was adopted by the government. The government of India has allowed 100% FDI in marketing of food products and food product e-commerce under the automatic route. आओ पैसा डालो और मजे करो. ये क्यों हो रहा है? फार्मिंग कम्युनिटी, a large number of interventions are undertaken by different governments. इनकम बढ़नी चाहिए किसान की, ये भी एक चीज करी है सर. एमएसपी को लेके आया गया है. एक सेकंड, क्या हो गया? चश्मा बैठे बैठे कैसे टूट गया मेरा? अबे ये क्लास में चलते चलते कैसे टूट गया? मेरे पास चश्मा ही नहीं है. अरे इसकी बारह की डेर, क्लास के बीच में कैसे चश्मा टूट गया मेरा? ये कैसे हो सकता है भाई? मैंने तो चश्मे को हाथ नहीं लगाया था. अरे यार, एक सेकंड, सॉरी गाइस. ये चैप्टर तो अपने को खत्म करना ही है आज, ज्यादा बड़ा चैप्टर ही नहीं. चलिए, हाँ, इंस्टीट्यूशन क्रेडिट ऑफ एग्री, मतलब हम लोगों ने सर एमएसपी लेके आए. हम लोग सर एडिबल ऑयल्स के लिए हम लोग बहुत सारे मिशंस लेके आए. हम लोगों ने एक तरीके से सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगाई कि अगर आपकी फसल डूब जाए तो थोड़ा गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी. हम लोगों ने मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उसके ऊपर काम किया. सॉइल हेल्थ के ऊपर काम किया. प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के ऊपर काम किया कि ऑर्गेनिक चीजों को ग्रो करो. एग्रीकल्चर के ऊपर फंड लेके आए गए कम रेट के ऊपर, फिर भी ट्रैक्टर उनका ही बिकता है. जवान पिक्चर में बहुत अच्छी चीज दिखाई थी कि ट्रैक्टर के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कार के ऊपर कम है, मर्सिडीज के ऊपर, क्योंकि पैसा डूबने के चांसेस ज्यादा है. वो बट ऑब्वियसली, बट स्टिल बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, पता है बट स्टिल. चलिए, फिर प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हुआ. हाँ, चलो, इसी के साथ माइक्रो इरिगेशन फंड बनाए गए. बहुत जगह आज भी देश में पानी जो है पहुंचाया जाता है. मतलब आप सबको बता रहा हूं, इंदौर में मतलब खेतों के बीच में भी सरकार पानी पहुंचा रही है. ठीक है, एग्रीकल्चर मैकेनिज्म लेके आ गए.
बहुत सारी चीजें, मतलब किसान रेल इंप्रूवमेंट किया गया, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया गया, बहुत सारी चीजें करी गई। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, इसके अलावा सर बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स को फंड दिया जा रहा है जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के ऊपर काम किया जा रहा है, कैसे हम रीजनली बेस्ड चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, हम कैसे वाटर रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज पर काम कर सकते हैं, अगर कहीं पानी कम है तो कौन सी फसल उगा सकते हैं, पानी ज्यादा है तो कैसे कर सकते हैं। आपको पता है, अगर किसान हो और अगर आप अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अगर वहां ले जाओगे ना, थोड़ी सी मिट्टी को अगर आप फ्री में लैब्स में दे सकते हो और वो आपको बताएंगे कि इस मिट्टी में आपको क्या उगाना है, मतलब आपको सिर्फ एक दो पैकेट मिट्टी भेजनी है लैब में, फ्री में वो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे केला उगाना चाहिए, आम उगाना चाहिए, क्या उगाना चाहिए। इनएडिक्वेट एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेलियर ऑफ बिल्ड कॉम्पिटिटिव वैल्यूज चेंज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अर्बन सेंटर्स, आज भी इश्यूज है सर। आज भी डाइवर्सिफिकेशन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, आज भी सर एडॉप्शन उतना अच्छा नहीं है, आज भी एग्रीकल्चर जो है सर वो नहीं एडॉप्ट हो पा रहा टेक्नोलॉजी को लेकर। शायद होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादा हो गया तो भी पंगा है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन डिपेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर है। ठीक है, फूड प्राइस बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली चेंज होती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। मार्केटिंग के ऊपर वेयर हाउस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है इंडिया का 7-8%, ट्रस्ट मी, 7-8% से लेकर 15% अनाज चूहे खा जाते हैं। हम बोल रहे हैं देश में खाने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर 7-8% अनाज तो चूहे खा रहे हैं, हमारा क्या होगा भैया? ठीक है, सब प्रॉब्लम्स है। आज भी सर हमारे पास हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, आज हमारे पास प्रॉपर लोगों के पास ज्ञान नहीं है, ये सब इश्यूज आज भी है। कमिंग टू द सेकेंडरी सेक्टर, द इंडियन इंडस्ट्रीज होल्ड, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर मतलब अपना मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। द इंडियन इंडस्ट्रीज होल्ड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, अबाउट 30% of gross value added in the countries, employing over 12.1 crore crores of the peoples. The industrial sector in India broadly comprises of manufacturing, heavy industries, fertilizing, pharmaceutical, chemical and petrochemicals, oils and natural gas, food processing, mining, defense products, textiles, retail, micro and small medium enterprises, cottage industries and tourism. ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाती है और ये 50% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर हमारे साथ रहती है सर। अ डिटेल्ड discussion on industrial development is beyond the scope of its unit. Starting with the industrial growth figures, we shall briefly touch upon the general aspects related to industries in India. Industrial production measures the output of the business integrated and मतलब सुनो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पॉइंटर्स पॉइंट समझा देता हूं क्योंकि अगर इतना आप देखोगे तो आपको और कंफ्यूजन ही हो जाएगा। ठीक है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझा देता हूं जो आपको समझ में आएगा। चलिए सर, मतलब क्या सर? इंडिया का जीवीए बढ़ रहा है, इंडिया का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़ रहा है, ये सब चीजें जो है सर इंडिया की चीजें थोड़ी सी अच्छी हो रही है। ICI measures combined and individual performance of production of 8 core industries: coal, crude oil, natural gas, refining products, fertilization, steel, cement, and electricity. The 8 core of industrial comprise 40.27% of the weight of items include the index of industrial production. मतलब जो अपन इन डेटा की बात कर रहे हैं उसके अंदर 40% चीजें काउंटेड है। The Department for Promotion of Industries and Internal Trade has a role in formulation and implementation of industries policies. डिपार्टमेंट, ये फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम के अंदर। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्लास अभी शायद 15 मिनट 20 मिनट और चलेगी, बस ज्यादा देर की नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ सर? जीएसटी आया गया, ठीक है, जीएसटी आया, बहुत सारे टैक्सेस को हटाया गया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स को गिराया गया, ठीक है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल आया, जिसके थ्रू इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ा। एप्पल इज द बिगेस्ट एग्जांपल, बहुत अच्छा चीज हुआ मेक इन इंडिया के अंदर। बोट ने 70% अपना डेवलपमेंट इंडिया के अंदर चालू कर दिया है, तो बहुत सारी चीजें हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है इंडिया के अंदर। टेक्निकल और प्रोड्यूशियल डिफॉल्ट, इंडिया रैंक 63 इन वर्ल्ड्स बैंक्स एनुअल डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स इन 2020 एंड 77 इन 2019। मतलब भैया हम लोग 77 से 63 तक पहुंचे कि हमारा देश काम तो कर रहा है। द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, एक विंडो के अंदर आपको सारे के सारे लाइसेंस मिल जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब मोदी जी ने
टाटा नैनो के लिए वो बनाने दिया था प्लांट, ठीक है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, भैया हर चीज को फास्ट करो, कॉस्ट बढ़ाओ, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ाओ, आज लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाओ। अरे बहुत प्रॉब्लम होती है इंडिया के अंदर, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है, क्यों? क्योंकि गाड़ियां हैं, कार्स हैं, मतलब अब रोड बहुत अच्छे हैं, ठीक है। कीपिंग इन अ व्यू इंडिया विजन बिकमिंग आत्मनिर्भर, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम, मैं बहुत बार बोलता हूं क्लास के अंदर, पीएलआई स्कीम को लेके आया गया है, जिसके अंदर आप अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको सरकार उसके ऊपर फायदा देगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए, बहुत जगह बहुत सारा काम हुआ। आज भी जैसे इंदौर में एक एसईजेड है, आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। फिर इंदौर में पीथमपुर भी है, ऑल्दो ये सब पुराने हैं बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फेम इंडिया स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आया, बहुत अच्छी तारीख में। इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितना प्रमोट किया बताने की जरूरत नहीं है। उद्यमी भारत एट द एम्पावरमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल आ गया। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन इन अप्रैल, PMMITRA, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में आएगा। टू एंश्योर वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो ही। ओपनिंग अप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, सर बहुत ज्यादा पैसा आया, एफडीआई वगैरह, 100% एफडीआई आ गई है कोल के अंदर भी, माइनिंग के अंदर भी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड FIPB आया था 2017 के अंदर, कि भैया फॉरेनर्स को कहा आओ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो। एफडीआई इंक्रीज 39%, FIF कम इनटू बिगिन, मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा डाला है। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, भैया प्रोडक्ट्स करो, ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा एक्सपोर्ट करो, ये देश चाहिए। इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स फॉस्टरिंग इनोवेशन इंक्लूड इंक्यूबेशन, हैंडलिंग एंड फंडिंग। इंक्यूबेशन मतलब जो स्टार्टअप है जो शुरू हुआ है उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए इंक्यूबेशन आता है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज आई, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, हम सब लोग जानते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो करे हैं, 81 से 40 पे आ गए हैं। आज हमारे देश में बहुत काम तो हो रहा है, ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट आया, मेक इन इंडिया आया, ठीक है, 2017 में। ऑल्दो मेक इन इंडिया का लोगो, आओ बेटा, हु हैड मेड लोगो ऑफ मेक इन इंडिया? देखो बेटा, हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, लेकिन मेक इन इंडिया का लोगो भी हमने नहीं बनाया, ठीक है। मेक इन इंडिया का लोगो भी हमने नहीं बनाया है। ऑफ विच कंट्री? आइए सर, इसमें कुछ है, एक दो चीजें हैं, आई नीड टू, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको बेटा, एक सेकेंड रुको। ये देखो, ये अमेरिकन लोग हैं, मतलब वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो सही नहीं भी है, बट ठीक है, हमें, हमारा काम है दिमाग खुला करके पढ़ाई करना। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आई, कि भैया लोगों को पैसा चाहिए उसके लिए भी है, मतलब बहुत सारी चीजें तो इंडिया के अंदर हुई, ठीक है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बहुत ग्रो हुआ है, एप्पल इंडिया में आके काम कर रहा है, बड़ी बात है। टेस्ला इतने साल में इंडिया में आना चाहता था, अब फाइनली इंडिया में आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सर इंडिया में पता है कैसे आ रहा है आपका ये, इंडिया में आ रहा है क्योंकि सर उसकी जरूरत है। वो इंडिया में क्यों आ रहा है सर? वो इंडिया में ना उसके लिए जरूरत पड़ गई, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा देखो भैया, अगर तुमको हमसे फायदा चाहिए तो आपको हमारे देश में आना पड़ेगा, अगर आप हमारे देश में आओगे तभी काम होगा, मतलब इस तरीके से काम किया गया है। देयर आर मेनी चैलेंजेस टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, अ फ्यू आर एन्यूमरेटेड बिलो। शॉर्टेज ऑफ इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी है। रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, मतलब बहुत सारे हम लोग डिपेंडेंट है रिलायंस इंपोर्ट्स के ऊपर भी। एमएसएमई सेक्टर जो है सर, वो अभी भी क्रेडिट अवेलेबिलिटी के ऊपर दिक्कत आती है। इंडस्ट्रियल्स के ऊपर लोकेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये भी मैटर करते हैं। हैवी लॉसेस, इन इफिशियंसीज, लो प्रोडक्टिविटी, ये भी इश्यूज है। लेबर मैनेजमेंट भी इशू है। लोअर एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस शोइंग एक्सटर्नल डिमांड इज इम्पोजिशन, ये भी टैरिफ वगैरह भी इशू है। ग्लोबल सप्लाई चेन भी पंगा है। इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पंगा है। ग्लोबल स्लोडाउन भी पंगा है। एग्रेसिव टाइटनेस एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ एन इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, ये भी पंगा है, क्रेडिट बढ़ेगा तो पंगा ही है। हाई एंड इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस, ये भी पंगा है। माउंटिंग प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्टर, ये भी पंगा है। तो भैया सब अच्छा अच्छा तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो इश्यूज होंगे ना। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? टर्शरी सेक्टर मतलब, सर टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर।
A remarkable feature of the remarkable feature of the post reform of Indian economy is over reaching role in service sector in the growth of income and employment. Unlike the usual economic development process of the nation, where economic was led shift from agriculture to industrials or from primary sector to secondary, India has unique experience by passing the secondary. मतलब हम सर प्राइमरी से सेकेंडरी पे नहीं गए, हम प्राइमरी से डायरेक्ट टर्शरी पे आ गए हैं. The broad classification of the services of the National Industrial Classification: wholesale, retail, and repair of vehicles, transportation and storage, accommodation of foods and activities, hotel and restaurants, information and communication, financials and insurance activities, ठीक है, real estate activities, घर खरीदना बेचना, professional, scientific and technical thing, administrative support service, public administration, defense, ये सब भी है, education, human wealth and social activities, art, entertainments and recreation. मुझे लगता नहीं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि ये कौन सी सर्विस है. Other services activities, activities of household as employers, undifferentiation products and services, मतलब जो काम करते हैं अपने घर में, एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है सर. देखो सर, आईसीए ने भी सोर्स लिख के दे दिया, हम ये डेटा कहां से लेके आए. द सर्विस सेक्टर रेफर्स टू द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग इंटेंजिबल गुड्स. जैसे सर्विस के हिसाब से अगर अपन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. 53.89% जीवीए हमारा यहां से आता है, मतलब 96.54 लाख करोड़. इतना हमारे यहाँ सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है. सर्विस सेक्टर इसलिए भी हमारा बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत है, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत है. ठीक है, हमारे यहाँ चीजें बहुत है. ठीक है, हमारे लिए हर चीज है. हम लोग नॉलेज बेस्ड चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं. टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, ये सब सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं. इंडिया इज अमंग द टॉप 10 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर इन सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स. इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट्स एट $27 बिलियन, रिकॉर्ड रोबस्ट ग्रोथ इन नवंबर 22 ड्यू टू सॉफ्टवेयर बिजनेस. जो मैंने आपको बताया भैया, टीसीएस का रेवेन्यू जाके देखो ना गूगल पे, दिमाग हिल जाएगा आपका. द इंडियन सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट रिसिप्ट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज. सबसे ज्यादा पैसा भी हमारे पास आता है. एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इनटू सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर मोर देन 60% ऑफ द टोटल एफडीआई. मतलब 60% से वो सिर्फ सर्विस सेक्टर में आता है. बहुत पैसा आता है हमारे इंडिया में इसके चक्कर में. टू एंश्योर द लिबरलाइजेशन of investment in various industries, the government has permitted 100% foreign participated in telecommunication services through automatic route, including all services and infrastructure providers. याद रखना पड़ेगा 100% है टेलीकॉम कम्युनिकेशन को. इंश्योरेंस कंपनी को भी 49 से 74 कर दिया गया है. ये आपको याद करना पड़ेगा. सिंगल विंडो आ गई है. क्लियर है क्या यहां तक की बातें सर? यहां तक की सारी बातें क्लियर है? हाँ सर. अब आ जाओ जल्दी से. 18 क्वेश्चन है, वो भी खत्म करने अपने को. मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर. सब कमेंट करेंगे बेटा, मैं कमेंट पे नहीं देख रहा भी, मैं क्वेश्चन खोल के बैठा हूं. ठीक है, बट ठीक है. द इंडियन इंडस्ट्री स्टेगनेटेड अंडर द कॉलोनियल रूल्स बिकॉज इंडियंस वर कीन ऑन बिल्डिंग ह्यूज स्ट्रक्चर एंड मोमेंटम्स ओनली. नहीं. डिटर्मिनेशन वॉज कॉज्ड बाय हाई प्राइस. नहीं. The Indian manufacturers could not compete with the imports of cheap machine and made goods. नहीं. चलो, यस, ऑप्शन इज सी. मैं अब आंसर नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग अभी हमने पढ़ा ना, तो हम लोग ना सस्ती चीजों से नहीं लड़ पा रहे थे. द फर्स्ट वेव ऑफ लिबरलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन, देख लो बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी अपन ने पढ़ा, ये सब हमने अभी पढ़ के 1980s. ये मुझे लगता है अगर 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, मान लो 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 से 3 डायरेक्ट उठ के आएंगे इस बार, हो सकता है, या इस तरह के आएंगे. आपको समझ में आ जाएगा. मैं जो अभी इतनी देर से बोल रहा था आपको समझ में आ जाएगा. द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर चेंज इन इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ सेक्टर एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस. द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ सेक्टर एज इंडस्ट्रीज सर्विस एंड एग्रीकल्चर. Unique experience of the sequences agriculture service and industries. Correct option is, yeah, all of this, all of the above are correct. Sir, correct option is option C. ठीक है, क्योंकि हमारा एक यूनिक एक्सपीरियंस है. Merchandise export from India scheme was replaced by. Good question. Merchandise export from India scheme was replaced by.
सर इट वॉज रिप्लेस बाय रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी समझ में आ सकता था, लेकिन ईयर याद होना था 2021। मैं आपको ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि आप एक बार वापस से आज बैठोगे, ठीक है, एक बार वापस से आप बैठोगे और इस पूरे चैप्टर की थ्योरी अभी पढ़ लोगे। मैं सच्ची बताऊं, अगर आपको इस चैप्टर को आज के आज खत्म करना है ना, मैंने पूरा पढ़ा दिया, हाथों हाथ, मतलब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी आपको लगता है, बैठो और इस चैप्टर की थ्योरी को अभी के अभी वापस से पढ़ लो। याद ना हो जाए तो बताना मुझे। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या है? A government entity through which inward investment proposals were routed to obtain required government approvals. No more exists, as same is replaced by new regime, namely Foreign Investment Facilitation Portal. No more exists, as all the investment are through automatic route and need no approval. Is the body which connects different ministers in respect of foreign portfolio investment. देखो इतना बोल रहा हूँ, सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में कभी भी इन्वेस्टमेंट 100% रिप्लेस, 100% ऑटोमेटिक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 100% ऑटोमेटिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे अभी अभी गवर्नमेंट ने रूल लेके आ गया कि नेबर कंट्री को अगर इन्वेस्ट करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, हमेशा ऐसे रूल रहेंगे। चलिए ऑप्शन बी, नो मोर एग्जिस्ट, क्योंकि रिप्लेस हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के थ्रू। फेम इंडिया स्कीम्स एम, फेम इंडिया क्या करता है? चलिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, फेम इंडिया। सर किसके ऊपर काम करता है? सर ये काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक, मतलब ऑप्शन बी, टू प्रमोट इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया रैंक्स टू, भाई साहब देख रहे हो कितना बारीक क्वेश्चन आ रहा है, एक और बार थ्योरी भी हाथों पढ़नी पड़ेगी। सर वी रैंक 63, करेक्ट। ई नाम इज, ई नाम क्या है? जल्दी बताओ। देखो अभी जल्दी याद तो नहीं हुआ होगा, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे अपन, पढ़ तो लो एक बार। एन इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड गिवन सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, करेक्ट। अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग एपीएमसी, करेक्ट। तो ऑप्शन डी, ठीक है। अभी कुछ गलत लग रहे होंगे तो आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी बीच तो अपन ने पढ़ा, थोड़ा सा और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। Which of the following is not a policy reform include in the new economic policy 1991? आंखें बंद करके समझ में आ जाएगा। सर रिवूमिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, नहीं। 80% इंडस्ट्री को हटाया गया था, 100% इंडस्ट्री तो आज भी नहीं हटी है। आज भी रेलवे, एटॉमिक, ये सब 100% नहीं हुई है भैया। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन goods and entry of foreign investment were restricted in India because the government wanted people to follow policies of be Indian and buy Indian, because foreign goods were costly and meant loss of precious foreign, अरे भैया, government policies were directed towards protection of domestic industries from foreign competitions, government wanted to preserve India's culture and avoid influence of foreign culture। देखो सीधा पढ़ के समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी है, बिना दिमाग लगाए। द हिंदू ग्रोथ रेट, इंडिया ग्रोथ को कहता है ना, द हिंदू ग्रोथ रेट रेफर्स टू, ये तो मुझे याद है, अपन ने भी पढ़ा था, ऐसा तुम्हें बोलना चाहिए था, मुझे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए था। हाँ मैं बोल के क्या करूंगा? चलिए सर, द लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950s to 1980s which was 3.5% only. In the context of new economic policies of 1991, the term disinvestment stands for, बताओ बेटा। सर इट इज अ, सुनो मेरी बात, सर द पॉलिसी ऑफ अ सेल ऑफ अ पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग ऑन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब गवर्नमेंट अपनी मतलब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें से कुछ हिस्सा बेच देगी।
The object of introducing monopolies and restrictive trade practices Act 1969 was, हाथों हाथ पढ़ना पड़ेगा, तुम लोगों को पक्का याद नहीं होगी, इतनी जल्दी तो याद ही नहीं होगा तुम लोगों को. Sir, to ensure that operations of economic system does not result in the concentration of economic power, to provide control, to provide for the control of monopolies, to prohibit monopolistic and restrict the trade practices, all of the above. Answer is D. Which one of the following is a feature of green revolution? मैं पता नहीं कि resolution बोल देता हूं. Use of soil friendly green manner to preserve fertility of soil, grow more crops by redistributing land and landless people, तो लॉजिक नहीं था. High yield varieties of seeds and scientific cultivation, क्या HYV seeds, high yield variety seeds को लाया गया? Yes sir, option C. The strategy of agriculture development in India before green revolution was, हाई यील्डिंग वेराइटीज नहीं सर, ये तो था ही नहीं सर, बिफोर की बात चल रही है. इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म सच एज लैंड रिफॉर्म थे सर पहले इंडिया में. पहले क्या थे? सिर्फ और सिर्फ लैंड रिफॉर्म थे, बाकी ज्यादा बात नहीं करते थे हम लोग. द इंडस्ट्रीज पॉलिसीज रिजोल्यूशन 1948 एम्ड इट, बोलेंगे. मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग अप द इकोनॉमी, नहीं. अ शिफ्ट फ्रॉम स्टेट लेड, ठीक है. An expanded, option C, an expanded role for the public sector and licensing the private sector. 1948 पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सारा काम करेगी और प्राइवेट कुछ काम नहीं करेंगे. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 मैनिफेस्ट इन, जल्दी पढ़ेंगे. रीथिंकिंग द रोल ऑफ मार्केट एंड वर्स द स्टेट, ठीक है. द पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज वर रूटेड इन, एक बार अब जिसने हाथों हाथ पढ़ लिया ना बेटा उसको मजा आ जाएगा, उसकी लाइफ अभी सेट है, ये चैप्टर एकदम डन है. सर, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टेड बाय द स्टेट, देश में सबके पास पैसा हो और सारी की सारी कंपनियां सरकार की हो. ठीक है. चलिए गाइस, हियर वी आर रैप अप विद द चैप्टर नंबर 10 व्हिच वाज मच रिक्वायर्ड बाय एवरीवन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था चैप्टर, आई होप सबको समझ में आया होगा. एंड भैया जी कोई कमी है कुछ है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं. मैं इतना सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हाथों हाथ अभी या 2-3 घंटे के अंदर बैठकर एक बार और इस थ्योरी को हाथों हाथ पढ़ लेंगे. चलिए आज के लिए इतना लगता है. थिंक दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते हैं. चलो बाय बाय. आई होप मजा आ गया होगा. एंड बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने इस पूरे चैप्टर को खत्म किया है, विच वॉज मच रिक्वायर्ड बाय एवरीवन. अब मस्त तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज करो. मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार या 2 बार आपको इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा. जब तक आप इस चैप्टर की थ्योरी को नहीं पढ़ोगे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. चलिए आज की तरह थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस, मिलते हैं. चलो.